अच्छा, ये जो हमारी क्लास अभी कंडक्ट हो रही है, ये क्लास हमारी इन द मीन वाइल ये जूम पे भी फोरकास्ट हो रही है, ठीक है। और आप लोगों में से फिजिकल में से कभी कोई बंदा किसी भी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकता, तो उसके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो अपने घर से इस क्लास को अटेंड कर सकता है, ठीक है। आज हमारी ओरिएंटेशन है, जिस कोर्स की है उसका नाम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, ठीक है। इस कोर्स के बारे में मैं जो आज चीज़ें आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो ब्रीफली आपको तारफ दूंगा इंस्टीट्यूट का, ब्रीफली मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा, और लास्टली मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्टली वी वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन कि आप लोग टाइम निकाल के आए। तो बाकी मजीद चीज़ें ये हैं कि इंशाल्लाह जब मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा आपको आइडिया होता जाएगा। तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमारी अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। चूँकि हमारे हम सारे लोग तालिब इल्म हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप लोग भी तालिब इल्म हैं। तो एक दिल के अंदर जिस बंदे के अंदर एक तजस्सुस है कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, तो अल्लाह ताला उसको इल्म देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ढूंढने से खुदा मिल जाता है, तो वो कोई भी चीज़ वो आप एक दाहिया करके स्टार्ट कर दें, तो वो अल्लाह ताला कुरान फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आपकी कोशिश और मेरी कोशिश के साथ मिल के कुछ ना कुछ हम अचीव करेंगे। इन द मीन वाइल अगर आप ये सोचें कि सिर्फ मैं बढ़ा दूं और आप क्लास ना भी लें, या आप क्लास सिर्फ आके लेके चले जाएं तो आपको हासिल हो जाएगा, तो ये गलत बात है। मैं आपके साथ ऐसी गलत बयानी नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपको चैंपियन बना दूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको इस काबिल कर दूंगा कि आप कल को जब एंड होगा सेशन, अगर आपने क्लासेस ली हुई हैं, आप इस मुकाम पे, इस स्टेज पे, इस जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी भी बंदे के साथ डिस्कस कर सकेंगे कि अच्छा यार टैक्स क्या होता है, टैक्स का स्कोप क्या है। हम जो ऑनलाइन वाले भी हमारे साहबान हैं उनके भी सवाल लेंगे, लेकिन जी मोहतरम आप ऑनलाइन में, मेरे दोस्त आवाज मेरी तरफ से लाउड एंड क्लियर है, आप अपनी तरफ देखिए। अच्छा, तो सर इसमें हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मेरा रास्ता दिखाना है, मैंने आपको चीजें समझानी है, लेकिन आपका कॉपरेशन मुझे बहुत दरकार है हर पॉइंट इन टाइम पे। मैं कोई भी चीज आपको बढ़ाऊं बताऊं तो आप इन द मीन वाइल वो चीज देख के आए। हाँ, मेरा एक तरीकाकार होगा, मैं आपको बताऊंगा सर ये ऐसे, यहाँ से इस जगह से ये चीज देख लीजिएगा। अगर आपको जो चीजें मैं डेडिकेटेडली बताता रहूं, अगर आप वो भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतनी सारी चीजें हासिल हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द सेशन आप कहेंगे कि यार वाकई हमने टाइम दिया। देखिए, पैसों की बात नहीं होती, अगर पैसों से इल्म हासिल हो ना, तो किसी अमीर बंदे का, ये जो जितने बिलियनर हैं मिलियनर्स हैं, इनके बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी यही होता है। अच्छा, वो पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कई तो माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि पढ़ाई पैसों से हासिल नहीं होती, ठीक है, आपकी डेडिकेशन और एक जुस्तजू से हासिल होती है। तो चलें इंस्टीट्यूट का बताते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि सिर्फ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन को की एजुकेशन या फाइनेंस की एजुकेशन का मतलब जो मेन है, हम कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन को एजुकेट कर रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर। हम फिजिकली आपके पास मौजूद हैं इस्लामाबाद में, पेशावर में, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे, लाहौर इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में, लाहौर बरकत मार्केट में, एंड कराची क्लिफ्टन में। तो ये चार जगह पे हम फिजिकली लोकेट करते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसमें ये है कि हम इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग्स देते हैं, जिससे हमारा जो सारा एक्सपोजर है, जो सारा हमारा वो एक कह लें कि कोर है, वो इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग्स हैं। उसमें जहाँ पे चीज़ें बैक एंड पे थ्योरी के साथ लॉ के साथ कनेक्ट होंगी, तो मैं आपको बढ़ाऊंगा। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे ना कि मैं यहाँ पे आऊंगा और पोर्टल भरना शुरू कर दूंगा, तो ये भी फिर अगेन गलत फहमी होगी, ठीक है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा उसकी जरूरत क्यों है। वो सिर्फ अगर हमने सिर्फ बराबर करना सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। हम वो एक यूट्यूब वाले बंदे नहीं बनेंगे, हम वो बंदे बनेंगे जब कल किसी के साथ कोई डिस्कशन करें ना, कल को कोई नोटिस आए। देखिए, आपको पता है नोटिस किस बेस पे आते हैं कि आपकी रिटर्न सही नहीं भरी होती। तो अब रिटर्न के अंदर हम लोग क्या खराबी करते हैं, क्या मसला मसाइल होता है, मैं कोशिश करूंगा वो हम लॉ को फॉलो नहीं करते। और पाकिस्तान का टैक्स का लॉ इतना डायनेमिक लॉ है जो हर साल तो चेंज होता ही होता है एक दफा, और कभी कभी दरमियान में मिनी बजट आ गया, कोई एसआरओ आ गया, कोई सर्कुलर्स आ गया, ठीक है। तो उसमें आपके डिफरेंट टैक्सेशन में चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक। अब उनको कैसे कैटर करना है, कैसे देखना है, इंशाल्लाह वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपकी क्लास में कल को जब इंशाल्लाह हम आप लोग का तारुफ लेंगे,
आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट के 19-20 ग्रेड के ऑफिसर भी बैठे होंगे, आपको शायद नहीं इलम होगा, ठीक है, या वो तारफ लेंगे, डिफरेंट कंपनीज के सीईओज बैठे होंगे, डायरेक्टर्स बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी डिवर्सिफाइड किस्म की ऑडियंस होगी, इसमें आर्मी के लोग भी बैठे होंगे, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। हमारे पास मेजर, कर्नल, आपके मेरे एग्जिस्टिंग जो पिछला बैच उसके अंदर 2 कर्नल है, एक विंग कमांडर है, डीजी बैतुल माल रिटायर्ड आया हुआ है, तो इस तरह के लोग हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास मोस्टली आपके लॉयर्स कम्युनिटी होगी, इतने सारे टैक्स कंसल्टेंट होंगे जो प्रैक्टिस में है, लेकिन वो आते हैं कि हम अपने आप को परसू करें। बैंकर्स इसमें आएंगे, इसमें आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा कुछ करियर ओरिएंटेड हैं, जो फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, वो आएंगे। और टैक्स का एक ऐसा अभी सब्जेक्ट होने जा रहा है, आप ट्रस्ट करें कि इसका जो आगे स्कोप जाके होगा, आपको आइडिया हो रहा होगा। क्या दूसरे दिन एक वक्त था कि हम फिर आज से पहले कुछ अर्सा पहले आईटी के पीछे भाग रहे थे। अगर आप कोई फाइनेंस का या लॉ का बैकग्राउंड रखते हैं तो टैक्सेशन कैसा स्कोप है मैं आपको बताऊं कि आप मार्केट में जहाँ बैठे हुए हैं, आप वो वकील देखें जो टैक्स का काम करते हैं, भले वो छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड और एक जो सिविल क्रिमिनल वाला कहता है, मैं ये नहीं कहता सिविल क्रिमिनल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो आएगा टैक्स का काम लेने, वो नॉर्मली ऐसा बंदा होगा जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, बैंक से कोई उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो यानी कि वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कोई रिच पर्सन होगा जो आपके पास सिविल क्रिमिनल में हो, जी फलां बंदे ने मेरी जायदाद हथियार ली, फलां बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया। तो ये कि मैं लॉयर्स के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, बाकी लोग एटलीस्ट अगर आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी रिटर्न सबमिटेड रिटर्नों को रिव्यू कर सकें, आप रिटर्न बना सकें, तो डेट्स मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी आप अगर इसको एज अ कैरियर लेके चलना चाहेंगे तो मैं आपको इस तरीके से बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। हर बंदा अपने आप कहता है जी मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह से एक रस्ते बता दूंगा कि आप किसी भी लम्हे में लॉ चेंज हो रहा है, आपको मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चेक कर लेंगे, ठीक है। आप इन द मीन वाले एस आर ओ कहाँ से देखना है, एस आर ओ का क्या पर्पज है, लॉ में कहाँ पे कैसे उसको इंटीग्रेट करें, सारी चीजें मैंने आपको बतानी है। पोर्टल तो समझो मेरे लिए तो एक क्लर्कों वाला काम है, वो मैंने बताना है, लेकिन पोर्टल पे किस कॉलम में कौन से फिगर पुट करें, बैक एंड पे उसके लॉ है, ठीक है। तो हम सारी चीजों को लेके चल रहे होंगे। नेटवर्किंग आपकी हो सकती है, बड़ी अच्छी नेटवर्किंग होगी। मेरा जो सबसे बेहतरीन बैच है वो जिसमें नेटवर्किंग में देखी है, वो माशाल्लाह से क्लास के बाद भी वो लोग बैठे होते हैं आपस में, और मैंने शायद ही ऐसी कोई देखी है उसमें, मतलब डिफरेंट किस्म की लोकेलिटी है, आप कह लें कि बड़ी एलीट है ये उसमें। वो बाई चांस ये कैसा बैच आया कि जिसके अंदर जी ये विंग कमांडर बैठा है, ये फलां बैठा है, ये फलां बैठा है, ठीक है। लेकिन आप इस बैच में भी जब हम तारफ लेंगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक है इंशाल्लाह। हम लोग डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान का टैक्स, यूके का, यूई का, कनाडा का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ हमारे ऑन डिमांड कोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ दूसरे कोर्सेज हैं। यहाँ पे मैं आपको हाँ एक चीज वाजह करता चलूँ कि हमारा जो कोर्स है जिसके लिए मैं और आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसकी मैं थोड़ी बाद डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको होलिस्टिकली बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट जिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, में भी हम एक सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स कर रहे हैं। एक अभी हमने नया कोर्स, अभी इस पे नहीं आ रहा वो क्योंकि मैं इसको अमेंड नहीं कर पाया, सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेरर का, जिसके अंदर हम लॉ नहीं बताते, उसमें हम वो लोग जो कहते हैं कि लॉ या बाढ़ में हमने सिर्फ सीखना है कि करना कैसे है, तो उनके के लिए इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अगेन मैं उसको डिस्करेज करता हूँ। हमारा जो ये जो कोर्स होगा इसके अंदर हम लॉ के साथ प्रैक्टिकल को लॉ के साथ लिंक करके चलेंगे हर हर पॉइंट इन टाइम पे। एक हमने फिर स्पेशल लिटिगेशन का कोर्स बनाया जो टैक्स नोटिस के ऊपर है। इसमें आपको नोटिस मैं टच तो करूंगा लेकिन एक बेसिक लेवल पे करूंगा, ठीक है। इतना मुमकिन भी नहीं है, जब 4 माह मेरे साथ पढ़ेंगे आप खुद कहेंगे यार सर आपने हक अदा किया, ठीक है। ये अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये बाद में मैं आप लोग जब ओपिनियन लूंगा या मैं नहीं लूंगा, मैनेजमेंट फीडबैक लेगी तो आपको आइडिया होगा यार वाकई इस बंदे ने डिलीवर किया, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट टैक्स एंड कॉर्पोरेट की एजुकेशन में मुलव्वस है, ठीक है। उसमें या वो जो मेन उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, कहाँ कहाँ पे बेस करता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये बताने के बाद मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। सर मैं एक सीए क्वालिफाइड हूँ, उसके अलावा मैंने एलएलबी किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज किया, ठीक है। तो ये सर ब्रीफ सी प्रोफाइल है मेरी, जिसके अंदर मैं अभी टैक्स के अलावा और कुछ नहीं करता, ठीक है। सिविल क्रिमिनल का मुझे अलिफ बे भी नहीं पता, ठीक है। मैं शुरू से टैक्स की प्रैक्टिस में हूँ। हाँ इसमें मुझे एक एज है, एक जो बेनिफिट हासिल है वो एज कम्पेयर टू कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी रखता हूँ, तो उसमें जहाँ पे अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है उसको यूज कर लेता हूँ, जहाँ पे लॉ की जरूरत पड़ती है वो यूज कर लेता हूँ। तो मैं हाई कोर्ट तक के रेफरेंस वगैरह फाइल करता हूँ, ठीक है। इसमें एज आ सोलिसिटर भी कई लोग हमें अप्रोच करते हैं कि सर हमें केस तैयार करके दे दें, हम केस आपको समझा देते हैं, तो प्रेजेंट हम कर सकते हैं, आप केस बना के दे दें, ठीक है। आपको कमिश्नर अपील का केस हो, ट्राइब्यूनल का केस हो, या समटाइम हमें वो ये होता है कि क्लाइंट तो होते ही होते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर हमारे पास ये केस आया हुआ है, हम आपके साथ चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना। तो मैं कहता हूँ भाई आप ले आओ, हम शेयर करके केस को प्रोसीड कर सकते हैं, मैं आपके साथ आपको साथ लेके चलूंगा। लेकिन अगेन वो एक सेपरेट चीज़ है, एक कोर्स से हट के चीज़ है, ठीक है, एक वैसे आप बता डिस्कशन के तौर पे।
तो दुनिया की तीसरी बड़ी फर्म जिसका नाम EY फोर है, उसके साथ मैंने ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद मैंने अपनी फर्म रन करता हूँ, इंडिपेंडेंट मैं प्रैक्टिस करता हूँ शातिलियन कंपनी के नाम से, ठीक है। और एक CA फर्म है जिसमें एज अ पार्टनर लीगल एंड टैक्स में काम कर रहा हूँ, नहीं मेरी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, ये CA फर्म है जी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा काइंडली कंफर्म कर दिया, आप लोग को आवाज आ रही है, लाउड एंड क्लियर है? जी सर, इट्स लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, थैंक जी यू, सर, वॉल्यूम सही है। थैंक यू, आ रही है सर? ओके। क्लियर है थैंक सर, यू। क्लियर है। बस ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी सर, क्वेश्चन आंसर बाद में हैंड रेज कर लीजिएगा। इफ्तिखार साहब आपको, वो आमिर साहब बाद में वो बता देंगे, हम हैंड रेज के जरिए ऑनलाइन वालों को हम एड्रेस करते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में। अच्छा सर, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होगी, लेकिन जहां जहां लॉ लिंक होगा, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ मैं पोर्टल बढ़ा के आपको सिर्फ फिर सेल टैक्स पे और फिर SCCP में कंपनी शम्पनी बनानी सिखा दूंगा, तो वो गलत है, ठीक है। मैं आपके सामने बताता हूँ, अभी मैं पोर्टल जब खोलूंगा, कुछ चीज फिगर पुट करूंगा, वो टैक्स मालूम हो रहा है, ये कैसे टैक्स मालूम हो गया, हमें पता ही नहीं है, तो हवा में तीर चलाना फिर बेहतर तो ना हुआ, ठीक है। अब मैं वो कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा कि प्रैक्टिक लॉ जरूरी क्यों है, उसकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। सर मेरे कोर्स के अंदर हम जो चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, हम पाकिस्तान के अंदर ये आगे डिटेल में, आउटलाइन में बहुत डिटेल में दूंगा, ये सारी आपको भेज दी जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट करना है कि चीजें हैं क्या, और मैंने आपको अपना नॉलेज या अपना एक वे ऑफ जो डिलीवरी है वो आपको कन्वे करना है कि मैं कैसे आपको बढ़ा रहा हूँ। सर हम आपको पाकिस्तान में कंपनी सेटअप करनी बताएंगे, फर्म सेटअप करना बताएंगे, फर्म कैसे रजिस्टर्ड होती है, आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी एक पार्टनरशिप की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, उसको रजिस्टर करना, आपका सोल प्रोप्राइटर जिसको लोग टेक्निकली कई लोग कंपनी बोलते हैं, जो कि गलत है, कंपनी नहीं कहना चाहिए, एक वो बताऊंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बताऊंगा, ठीक है, आपको ट्रेडमार्क का बताऊंगा, आपको बेसिक लेवल की अकाउंटेंसी बताऊंगा, लेकिन इसको एज अलहदा मॉड्यूल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अलहदा मॉड्यूल के तौर पे मैं आपको नहीं बढ़ाऊंगा। मैं आपको जहाँ जहाँ उसकी कनेक्टिविटी होगी कि यार अच्छा प्रॉफिट क्या होता है, इनकम क्या है, अक्रूड लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है, वो जो जहाँ जहाँ कंसेप्ट अटैच होंगे ना, मैं आपको साथ साथ वो एड्रेस करता रहूंगा, लेकिन मैं इतना नहीं बढ़ा सकता कि हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएं, कि हम अपने मेन सब्जेक्ट से डेविएट कर जाएं, और इतना भी नहीं कर सकता कि आपको बस वो बढ़ाऊं ही ना, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरी है वो बढ़ाऊंगा। अच्छा, इसकी बढ़ाने की थोड़ी थोड़ी वजह क्या है कि लॉ में याद रखिए कि टैक्स एंड अकाउंटेंसी साथ साथ चलती है। मैं बड़ी दफा मैं ये शायद डिफरेंट सेशन में भी कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड के अंदर अगर आप LLM करने जाते हैं, तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि आपने LLM करने से पहले अगर टैक्स में करना चाहते हैं तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई हो। अगर आपने LLB में अकाउंटिंग, आप हंसने वाली बात है, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा अदारा है ही नहीं जो LLB में अकाउंटिंग पढ़ाए, तो कहते हैं आप हमारा एक सब्जेक्ट पढ़े पहले, अकाउंटिंग है, वो पेपर पास करें, देन आप क्या करें, आप LLM टैक्सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो अकाउंटेंसी का टैक्स के साथ इतना इंपॉर्टेंस है या इतनी कनेक्टिविटी है। आपको सर इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स रिटर्न आपका इंडिविजुअल का हो, ठीक है, आपका इंडिविजुअल का हो, वो किसी भी बिजनेस का हो, वो पेंशनर, सैलरी, कोई भी बंदा हो, ठीक है, वो पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सारे आपको रिटर्न्स बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उस रिटर्न्स को सिर्फ बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं उसके बैक एंड पे कौन कौन से टैक्स अगर उसके ऊपर इम्पोज होते हैं, उन टैक्सेस को कैसे हम देखते कैसे हैं या कंप्यूट कैसे करते हैं, एक एक चीज आपको कंसेप्ट के साथ डिलीवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप कह लें कि जब इनकम टैक्स को हम कर लेंगे, फिर आपकी फाइलिंग के बाद आपके नोटिस आते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। देन लास्टली मैं आपको कुछ सेल टैक्स बढ़ाऊंगा, ठीक है, सेल टैक्स में भी इंशाल्लाह हम आपको काफी हद तक सारा कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगी लॉ हमारे हाथ में होगा, लॉ को कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे किताबें भी पास रखी होती हैं, जरूरत पड़ती है मैं समटाइम ये भी होता है कि भाई मैडम आप किताब ये पकड़े, इसमें से मुझे फलां चीज ढूंढ के दें, ठीक है। समटाइम ये भी होगा, ये एक्सपेक्टेशन रखिएगा कि मैं आपको, ये भी हो सकता है कि ये चीज बढ़ा के जाऊँ, अगले दिन आऊँ मैं कहूँ जी ऑनलाइन वालों को तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि आए सर आप आए यहाँ पे उकार वाला कंसेप्ट में डिलीवर करें। ये भी होगा जब हम कुछ कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो मैं आपको कहूँ कि कल आपका एक असाइनमेंट है, सारे लोग लैपटॉप लेके आए, ठीक है। ऑनलाइन वालों को वैसे ही हम ग्रुप में क्वेश्चन दे दें, आप लोग को यहाँ पे जी 2 लोग भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, ये पुट करें मेरे सामने, ठीक है। मैं नहीं हूँ, आप पुट कर ले, मैं आऊंगा आपके सामने, मैं पुट करूंगा, हाँ जी, फिर अपना कंपेयर करें, आपने गलती की मेरे साथ डिस्कस करें। तो ये नहीं कि मैं आपको इस तरह से लेके चलूंगा कि आप लोग इंशाल्लाह अगर पढ़ने के लिए आए हैं और सीखने के लिए आए हैं तो सीख के जाएंगे। हाँ, अगर सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आए हैं तो सर्टिफिकेट अगेन मैंने तो इंस्टीट्यूट को बारहा कहा कि आप ना दें, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं लेता, ठीक है।
लेकिन वो कहते हैं कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि साथ जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ आते हैं कि क्योंकि हम अलहदा से सर्टिफिकेट देते नहीं, वो फिर एनरोल होते हैं, पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अलहदा से हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है सर। पाकिस्तान में बिजनेस करने के जो तरीकेकार हैं, सोल राइटर हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, मैं यहाँ पे जो जिस तरह से आउटलाइन बनाएगी मैं इस तरह से नहीं, मैं आपको एक डिफरेंट तरह से पढ़ाऊंगा, जो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़ के मजा भी आएगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में हम इसको देखेंगे, ठीक है। कंपनी में कंपनी कैसे बनती है, उसके डॉक्यूमेंट्स, प्लीज यार अनम्यूट करें, म्यूट सॉरी अपने आप को रखें, एड्रेस करूंगा आपको प्लीज, लेकिन लास्ट ऑफ द सेशन, क्योंकि सेशन का मोमेंटम खराब नहीं करना मैंने। अच्छा, उसके बाद किसी भी कंपनी के आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, कोई भी बंदा निकलवा सकता है, कैसे निकलवा सकता है, किस सेक्शन में एम्पावर है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वैसे यहाँ पे लॉ टैक्सेस सावा लिखा हुआ है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन आपको कंसेप्ट देना है, वो होता क्या है, उसके लिए आपने फॉर्म एक फिल करना होता है, लेकिन उसके फायदे क्या है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। लास्ट, अगर आपने अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क करवाना हुआ तो उसके ट्रेडमार्क को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है सिर्फ उसके बारे में आपका जो कॉर्पोरेट का एरिया। जब हम चलेंगे सर उस पर चलेंगे, बेसिक अकाउंटिंग पे, तो ये मेन मेन कंसेप्ट जो होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंट एरियाज में ये सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कवर हो जाएंगे। ये वो मेन कंसेप्ट हैं जो लाजमी तौर पे मैं आपको डिलीवर करूंगा, लेकिन ये जब आप सेशन एंड होगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी हमें पता चल गया, ये भी चल गया और ये भी चल गया, लेकिन आगे चल के, ठीक है सर। इनकम टैक्स में ये लंबे सारे चौड़े पॉइंट्स बताए हुए हैं, कोई भी पॉइंट इसमें आने एड्रेस नहीं होगा, कोई भी पॉइंट, ठीक है, लेकिन आप अगेन बात करने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपके साथ पढ़ना शुरू कर दूं, हाउ टू रीड अ स्टैचू एंड ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ योर्स एंड माइन एज वेल, ठीक है। तो ये आपको आउटलाइन जब मिलेगी आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। मैंने आपको क्या करना है, मैं आपके मेन स्टार्ट करता हूँ कोर्स को, ठीक है। आज की वैसे क्लास ये डेमो क्लास है हमारी, ठीक है, प्रॉपर जो क्लास है नेक्स्ट वीक में हमारे वो स्टार्ट होगी। उसकी एक तो वजह ये थी कि हमें बड़ी सारी क्यूरीज मिली कि आपको पता है जैसे लॉन्ग वीकेंड बन रहा है तो बड़े सारे लोग कल निकल रहे हैं अपने घरों को, ठीक है, और जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं, ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि मैं भी थोड़ा सा कल बिजी हूँ, तो अगले वीक में इंशाल्लाह मैं फिर एक्टिवली इन्वॉल्व होऊंगा, तो हम अगले 2 दिन में क्लासेज जो हमारी नॉर्मल अनाउंस टाइम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। सर मैं यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ, अच्छा, मैं आपके साथ डिस्कशन करना पसंद करूंगा सर। आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई घर चलाना होता है, उसमें एक फर्ज करते हैं, हम मिसाल लेते हैं कि बंदा जिसकी सैलरी आती है, उसके डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं, तो सैलरी उस बंदे की उस घर की रेवेन्यू है, बाकी डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरह से जब आपका बजट पेश किया आता है ना, तो उसमें आपके मुल्क के अखराजात जो होते हैं, सैलरी है, पेंशन है, वो आपके डेवलपमेंट के हैं, वो एजुकेशन है, डिफरेंट किस्म के खर्चे गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है। वो एस्टिमेट नहीं करती, पिछले साल के उनके सामने खर्चे होते हैं, उसमें कहते हैं 15% हमने फलां को इंक्रीमेंट दे दिया, 10% फलां को इंक्रीमेंट दे दिया, फलां की सैलरियां इतनी बढ़ा दी, तो कर करा के उनके पास पिछले साल की बेस पे अगले साल के एक्सपेंसेस मुकम्मल आ जाते हैं। अब फिर उनके पास पिछले साल के टैक्स जो उन्होंने कलेक्ट किए होते हैं वो भी उनके पास होता है। ये आसान सी बातें कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं बातें कर रहा। वो टैक्स का उनके पास होता है, कितनी हमारी टैक्स कलेक्शन हुई। उस टैक्स कलेक्शन को वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा पिछले साल फलां फलां टैक्स दे, इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, अगर हम इतना मजीद टैक्स लगा दें तो इतना हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, एक अजान होने दे फिर हम इसको करते हैं।
अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास एक्सपेंसेस तो उसके अपने कंट्री के निकालना बड़ा आसान है। पिछले साल के खर्चे निकाले, सैलरियां कितनी बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में कितने एक्सपेंसिव बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने अपना एक एस्टिमेट निकाल लिया कि अगले साल कितने पूरे मुल्क के खर्चे होंगे। अब उनको खर्चों को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसे, जो उनका रेवेन्यू है, जैसे हम घर चलाने के लिए कह रहे थे, वो कहाँ से मिलेगा, उनको टैक्स से मिलेगा। टैक्स के लिए उनके पास आपका इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम एक्ट है, डिफरेंट किस्म के कवानीन है। उसमें फिर वो कहते हैं कि अच्छा फलां फलां कवानीन में, उसमें फिर देखते हैं कि किस किस में कौन कौन सी तब्दीलियां लाएं, ठीक है। वो फिर आपका वो जो बजट आता है उसमें कहते हैं फलां वाला टैक्स इतना बढ़ गया है। अच्छा वैसे कम ही होगा, कोई टैक्स खत्म करें, उसके अगर खत्म करेंगे तो अल्टरनेट 2-3 टैक्स और लग जाएंगे। क्योंकि ये अब हमें समझ आ रही है कि अच्छा उन्होंने वो अपने उसको मीट करना है, एक्सपेंसेस को कैसे, टैक्स लगा के। फिर भी हमारे ये एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, ये टैक्सेस कम होंगे, फिर वो कहाँ पे चले जाएंगे, आईएमएफ के पास जो फर्क आएगा, ठीक है। अब क्या ये गवर्नमेंट ऐसे ही टैक्स लगा देगी? जी, गवर्नमेंट सोवरन पावर है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास आपका आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसका आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4, उसमें लिखा गया है कि एक गवर्नमेंट क्या करेगी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाएगी, ठीक है। क्या करेगी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट होगी गवर्नमेंट के पास, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, क्या चीज, किस चीज की पावर्स हैं कि उनको हम एक लिस्ट देंगे जिसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट कवानीन बनाएगी। क्या करेगी, कवानीन बनाएगी। यानी कि एक, गिव मी अ सेकंड, पेन, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये कहाँ पे हवाला दिया गया है कि गवर्नमेंट को हम देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट को एक लिस्ट देंगे लेजिस्लेशन कानून साजी की, जो किसके पास होगी, वफाकी गवर्नमेंट के पास होगी। जब हमने पढ़ा कि ये कहाँ पे है, तो उन्होंने इसके लिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका उसका शेड्यूल जो है, शेड्यूल 4, कौन सा, शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 के अंदर एक लिस्ट दी गई। वो लिस्ट क्या बना है सर, वो ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर वफाकी गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि फलां फलां एंड फलां कवानीन अगर बनाने हों तो वो कौन बनाएगा, वो वफाकी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। कहाँ पे दी गई है, अगेन आपके शेड्यूल 4 में। और शेड्यूल 4 कैसे आया, आर्टिकल 70 और उसका जो आपका है सब आर्टिकल 4। अच्छा उसके अलावा बाकी जितने टैक्स कवानीन होंगे उस फेडरल को छोड़ दें तो उनको रेजिडुअल या रेजिडरी बोलते हैं, जो कि किस चीज का सब्जेक्ट है आपका, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। जो कौन सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब सर मैं आपको एक दफा अगर कहती हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन खोल के दिखा देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। नहीं इंटरेस्टेड है तो मेरा इतना लिखवा देना ही काफी है। दिखा दूं या ठीक है, दिखा दूं, ठीक है जी। अगेन आपके लेवल ऑफ थ्रस्ट के अकॉर्डिंग मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना आप लोग पसंद करेंगे, ठीक है, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। सर यहाँ पे जाके मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखता हूँ गूगल के ऊपर। जब गूगल के ऊपर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आईने पाकिस्तान खुल गया। इसमें ये जो हर एक पॉइंट है इसको हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 4, फलां फलां फलां। इसमें जो हर एक बंदे को, मेरा ख्याल है जो यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं उनको जो पता होना चाहिए लाजमी तौर पे, उनको ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये आर्टिकल 8 से स्टार्ट होते हैं, ये आप और मुझे सब लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुनियादी हकूक हैं जो आईने पाकिस्तान दे रहा है, 8 से लेके कहाँ तक, 28 तक। मैंने बात की आप लोग के साथ किसकी, आर्टिकल 70 की बात की है, 70 फुल स्टॉप। इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, आईने पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करने होंगे तो वो कहाँ पे लिखे गए हैं, आर्टिकल 70 के अंदर। जब हम यहाँ पे गए तो सर इसमें आपका मैं रेलिवेंट से सिर्फ आर्टिकल बताऊंगा, बाकी तो माशाल्लाह आप लोग बड़े काबिल हैं, पढ़ लेंगे। सब आर्टिकल 4 बढ़ाऊंगा, दिस वन। इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर सर ये है, इन दिस आर्टिकल एंड द सक्सीडिंग इन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, छोड़ दें, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मींस द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इन द फोर्थ शेड्यूल। कहता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट होगी, इस पूरे वो को पढ़ेंगे तो कहेगा एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट होगी। फिर उसने कहा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि वो लिस्ट जो कि कहाँ पे मौजूद है, आपके फोर्थ शेड्यूल में मौजूद है। अब इसका मतलब ये है कि हम फोर्थ शेड्यूल पढ़ते हैं। जब हम फोर्थ शेड्यूल पे जाते हैं, लीजिए सर, ये आपका फोर्थ शेड्यूल आ गया, जहां पे आपके 280 आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। ये अब जो कानूनदान है उनको तो फौरी समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ, जो कानूनदान नहीं है उन्होंने परेशान नहीं होना, बस उन्होंने जो 74 मैंने बताया वो उनके लिए पता होना और फोर्थ शेड्यूल पता होना, इतना ही मैं कहता हूँ, वो भी उनको सलाम, मैं कह रहा हूँ इतना भी याद रखें, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल के ऊपर गया तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 1, डिफेंस के मतलब फेडरेशन के राइट हैं कि वो कानून बनाती है, कुछ भी करती है, ठीक है। खैर मैं सारे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा भाई आपको अपने रेलिवेंट, ठीक है, जो टैक्स के मतलब है। लीजिए मेरे दोस्तों, एंट्री नंबर, इसको कहते हैं हर पॉइंट को एंट्री। एंट्री नंबर 43 किसके मुतालिक है, कस्टम के मुतालिक है। एंट्री नंबर 44 किसके मुतालिक है, एक्साइज के मुतालिक है। एंट्री नंबर, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो लिखना चाहें लिख लें, वरना ये मेरे साथ रहें, आप समझ लें यही इनफ है। ये नोट्स मैं आपको अपने दे दूंगा, ठीक है, ये यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स बनाए हुए हैं। आपका एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को निकाल के बाकी इनकम के ऊपर टैक्स लेना, इसका मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम के ऊपर टैक्स लेना किसका किसका इस्तेकाक है, किसकी पावर है, फेडरल गवर्नमेंट की, इसके लिए वो कानून बनाएंगे, ठीक है। कंपनियों से टैक्स लेना, कॉर्पोरेशन, किसका काम है, फेडरल गवर्नमेंट का। ये खैर आप देखते जाइएगा डिफरेंट किस्म के जो टैक्सेस हैं, इन टैक्सेस से हट के अगर कोई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेने की कोशिश करेगी तो उसको फौरी तौर पे कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा कि ये तो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, फिर एंट्री एंट्रीज इन पार्ट 1 फोर्थ शेड्यूल फला 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 43 44 47 49 50, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की एंट्रीज यहाँ पे मेंशन है। सर यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो एंट्रीज मैंने लिखी हैं, ठीक है, लिखी नहीं कॉपी की हैं, इन 3 एंट्रीज के मतलब उन्होंने एक कानून बना दिया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इन एंट्रीज के मतलब 2 के मतलब उन्होंने क्या कर दिया, आपका एक कानून बनाया, कौन सा, दो भी 3 कानून बना दिए 2 एंट्रीज के मतलब, ये वाले। और इसके बाद आपका इस एक के मतलब उन्होंने एक ये वाला कानून बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो कवानीन बनाए हैं तो इसके बैक एंड पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने आपकी फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर किए हैं कि ये टैक्स कलेक्ट कर लेना। उन्होंने वो वाले टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या बना दिए, कवानीन बना दिए, ठीक है। अब इसमें हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिलता है, आगे चल के थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ आपको। तो ये इसका मतलब ये है कि इन एंट्रीज की वजह से ये वाले हमारे कवानीन बनाए गए हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसे टैक्स जो हमने कहा रेजिडरी होंगे, ये नहीं कि जो फेडरल के अम्ब्रेला में नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ टैक्सेस की बात करूंगा, बाकी कवानीन की बात नहीं कर रहा। उसमें ये टैक्सेस हैं जो किसका इस्तेकाक है, आपके प्रोविंस का, आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, आपके सूबे ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये आप देख लें फला फला जो चीजें हैं, ठीक है। अगेन अच्छा, ये कई लोगों को लग रहा होगा कि यार हम तो अगेन प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को पता होना चाहिए, ठीक है, वो लॉ वाला हो या लॉ के बगैर वाला हो। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, और प्रॉपर्टी के ऊपर है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये खैर देख लीजिएगा, ये एक लिस्ट है जो कि आपके आइन ने कहा है कि आपका वफाक नहीं लेगा, ठीक है। अब उसके आपके सूबे जो हैं उन्होंने उन टैक्सेस को, सेल्स टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बना दिए कि फलां कानून होगा, फलां कानून होगा एंड फलां कानून होगा। हर सूबे का अपना अपना कानून आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ चंद टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये इनको बताता हूँ। सर जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें, इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमें गाइडेंस देता है, लेकिन ऑर्डिनेंस अपनी जात में अकेला कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनेंस के साथ आपके इनकम टैक्स रूल्स हैं। क्या है, इनकम टैक्स रूल्स हैं।
इसको मैं इस तरह से समझाता होता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन अगेन नहीं कर रहा, लेकिन डिलीवरी के लिए इससे अच्छी कोई एग्जांपल नहीं है। आप लेकिन जो एग्जांपल दूंगा उसको साइड पे रख के, मतलब उसके अल्लाह माफ करे उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना। जैसे कुरान से आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अच्छा कुरान मजीद कहता है कि नमाज पढ़ें, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे आपको सुन्ना गाइड करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे हमें दिया गया है, सुन्ना में। बिल्कुल इस तरह से आप हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे रख देते हैं, खत्म कर देते हैं, हम आते हैं अपने कानून के ऊपर। आपका एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और एक है इनकम टैक्स रूल्स। जिस तरह से हमने कहा कि कुरान एंड सुन्ना आपस में इंटीग्रेटेड है, इस तरह से आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो मेन लॉ है। जो उसके साथ इनकम टैक्स रूल्स हैं जो 2002 में आए, वो प्रोसीजर लॉ हैं। जिसे हम कहते हैं ना, एक सब्टेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजर लॉ होता है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है दैट इज सब्टेंटिव लॉ, और जो रूल्स हैं वो क्या है, प्रोसीजर लॉ है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा आप रिटर्न फाइल करेंगे। अब रिटर्न का कोई टेम्पलेट ही नहीं, मुझे ये पता चल गया कि ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे। अब वो मैंने पूरा कानून खोला, एक एक सफा खा लिया, लेकिन कोई कहीं नहीं मिला कि इनकम रिटर्न कैसी होगी। जब मैं रूल्स पे गया तो मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह का टेम्पलेट होगा रिटर्न का, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और मिसाल देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि आप रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन। अब मैं पूरा कानून ढूंढ रहा हूँ, एप्लीकेशन ही नहीं मिल रही। उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ी हुई है कि एप्लीकेशन कैसी होगी, इनकम टैक्स रूल्स में। अच्छा उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने पढ़ा कि यार जब मैं किसी बंदे को सैलरी दूंगा मुझे टैक्स काटना है, ठीक है। अभी बस सादी सादी एग्जांपल्स रखते हैं। मैंने टैक्स काट तो लिया, टैक्स काट के उसका क्या करूं, वो इनकम टैक्स रूल्स ने बताया, रूल 43 ने, कि उसको आप जमा करवाइएगा। इसका मतलब ये है कि जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके हर रूल किसी ना किसी सेक्शन के साथ कनेक्ट होगा। ऑर्डिनेंस अपनी जात में कुछ सेक्शन मुकम्मल हो सकता है, लेकिन रूल, हर एक जो रूल है वो किसी ना किसी सेक्शन के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रूल्स हैं वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। बेसिकली जो कभी भी रूल्स अगेंस्ट नहीं हो सकते मेन कानून के अगेंस्ट, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। मुमकिन भी नहीं है कि मेन लॉ के अगेंस्ट हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें कानून को समझना है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ इनकम टैक्स रूल्स को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये समझ आ गई कि वो डिपेंडेंसी है, प्रोसीजर है जो आपको रूल बताएंगे। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई थी, चलो खत्म कर ही देते हैं। आपको ये समझ आ गई कि एक ऑर्डिनेंस हमारा और उसके साथ क्या है, रूल्स कनेक्टेड है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा ये नहीं लाइन लगी, यहाँ से लगा देते हैं पेन। आपका एक एक ऑर्डिनेंस है और एक उसके साथ है रूल्स। इनकम टैक्स के लिए हम ये दो चीजें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सेल्स टैक्स को मैं छेड़ नहीं रहा। इसके साथ आपको फाइनेंस एक्ट का पता होना चाहिए। वो क्या होता है, हर साल जून के अंदर गवर्नमेंट जो बजट लाती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंस एक्ट। लेकिन अब आपको एक चीज तो डिलीवर होगी होगी कि फाइनेंस एक्ट के बारे में, कि फाइनेंस एक्ट में एक तो जो अपकमिंग ईयर होता है जून में आता है ना, तो उससे जो अगला जो जुलाई स्टार्ट हो रहा होता है, गवर्नमेंट का माली साल स्टार्ट होता है जुलाई से। जुलाई से स्टार्ट होता है और उससे जो अपकमिंग ईयर का वो जो जून आता है वहां पे एंड हो जाता है। अभी इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो एक साल जुलाई से शुरू होगा तो अगले साल जब जून में एंड होगा, तो अगले साल के जून में एंड होने से पहले ही वो क्या करेंगे, उससे अगले साल का बजट पेश कर देंगे। उससे अगले साल का बजट पेश कर देंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, जो पिछले साल टैक्स लगे हुए थे कुछ खत्म कर देंगे, कुछ नए लगा देंगे, कोइयों का रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, नए टैक्स लगाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम होगा वो एक सेट कर रही होगी, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस एक्ट है जिसको हम सादा लफ्जों में बजट बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स में, जब एक मनी बिल पास हो जाता है, जब वो नेशनल असेंबली से फिर सेनेट की रिकमेंडेशन के बाद सदर पाकिस्तान से वो साइन हो जाएगा, तो उसी मनी बिल को क्या बोला जाएगा, फाइनेंस एक्ट, ठीक है। जिसको हम पहले बजट बोल रहे थे। यानी कि आप कहें कि बजट पास जब हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ चीजें चांद और इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर और एक सर्कुलर लेटर, तीन चीजें हैं। अच्छा सर, व्हाट इज नोटिफिकेशन, व्हाट इज सर्कुलर, व्हाट इज सर्कुलर लेटर्स। सर इसकी मिसाल एक मैं बड़ी सादा देता होता हूँ। जैसे आपके पास गाड़ियां होगी, गाड़ी के साथ एक स्टेपनी होती है।
उसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, ठीक है। रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो आपका वो जो डेस्टिनेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, आपका टाइम ना जाए। अब क्या हुआ कि फर्ज करें गवर्नमेंट को जल्दी से कुछ नया टैक्स लगाना है, किसी एग्जिस्टिंग टैक्स को खत्म करना है, तो क्या करें? क्या हम उसके लिए एक नया कानून पास करवाएं या एग्जिस्टिंग कानून को अप्रूव करवाएं पहले? क्या नेशनल असेंबली का वेट करें? तो किसी किसी पॉइंट इन टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ने पावर दे दी किसको? एफबीआर को। कि आप क्या करना कि आप लोग मजाज हो, कहाँ कहाँ पावर से मैं आपको देखने बता दूंगा, फिर आप खुद ही मुझे देख के बताएंगे सर फलां सेक्शन में, फलां सेक्शन में, फलां सेक्शन में, कि जहाँ पे वो पावर है फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन उन्होंने डेलीगेट किसको कर दी है? एफबीआर को। जिसके तहत वो क्या करेंगे? एसआरओ जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? एसआरओ, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, ठीक है। ये बराबर होते हैं लॉ के। जितना आपका लॉ सुपीरियर होता है ना, उतने ये सुपीरियर होते हैं। यानी कि इसको भी फिर हम कानून ही समझेंगे, इसको भी हम कानून ही समझेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नोटिफिकेशन का, हो गया आइडिया थोड़ा सा। एसआरओ होते हैं जो कि आपकी एफबीआर ही जारी करती है, लेकिन ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, किसके पास है? इसके पास, एफबीआर के पास। किसी भी लम्हे में हमारा दिल करे देखने का तो हम देख भी सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको। नजर आ रहा है जी सब लोग को? ये भी पढ़ने नहीं बता रहा, ये भी नहीं सिखा रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपके एसआरओ दीज आर आल्सो वैल्यूएबल। आप में से और मुझ में से 10 लोग ऐसे होंगे या 50 लोग ऐसे होंगे जिनको कानून का पता होगा, लेकिन ये एसआरओ ये कैसे यूटिलाइज करने और कितनी इंपॉर्टेंट हमें नहीं पता होगा, ठीक है। इनको मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा और ये बताऊंगा किस सेक्शन के साथ ये कनेक्टेड है, कौन सा एसआरओ, ठीक है। मेरा काम है आपको रास्ता बताना लिटरली, उसके बाद आपका काम है उसको किसी भी एसआरओ को ढूंढेगा, आप कहेंगे सर ये फला ऐसे है, फिर मुझे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा यार मुझे ये किसके साथ कनेक्ट है, मैं कहूँगा यार मुझे एसआरओ भेजो, मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आप भी मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। सर बड़े लेट हो गए आप ऐसा करें दूसरे फर्स्ट वाले ऑफिस में जाएं, ये एक ऑफिस छोड़ के उनको बोलें वो आपको अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से अच्छा कुछ लोग शायद अगली क्लास में नहीं होंगे, वो बेफिक्र रहिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी इनरोलमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इनवाइटेड थे, जो कि वो फिर वैसे आ गए हैं। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए फिर एसआरओ भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? लेकिन कैसे उसको देखना है, कितना फायदा है, ये अगेन गवर्नमेंट ने इसको स्टेपनी के तौर पे रखा हुआ है। स्टेपनी कैसे? हमारा मकसद है मंजिल पे पहुंचना, तो हमने उसको लगाया, पहुंच गया। गवर्नमेंट ने कहा नए टैक्सेस लगाने हैं ना, जो रेवेन्यू का टारगेट मीट करना है, उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट की स्टेपनी है। गवर्नमेंट नया टैक्स लगा लेगी इसके लिए, कानून में ना होने के बावजूद एक नया टैक्स वो इम्पोज कर लेंगे। उसके बाद सर सर्कुलर, समटाइम कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, कोई नई चीज़ आई, मैं उसको अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ये भाई साहब अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये मैडम अपने हिसाब से कर रही हैं। एफबीआई ने देखा, उसने कहा यार पता नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही, हर बंदा अपनी फनकारी लगा रहा है, आओ बैठो सारे मैं आपको समझाता हूँ। वो बैठाएगा नहीं, खैर वो एक नोटिस एक लेटर जारी करेगा जिसके अंदर वो सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल्स दे दे के उस चीज को समझाएगा। तो इस पॉइंट इन टाइम के लिए वो क्या चीज जारी करेगा? सर्कुलर। सर्कुलर क्या होते हैं? किसी भी चीज की तशरीह होते हैं, किसी भी चीज की गाइडेंस होते हैं। ये गाइडेंस जनरल पब्लिक को भी हो सकती है और ये गाइडेंस किसको हो सकती है? आपके जो उनका अपना इंटरनल डिपार्टमेंट है, उनके जो अपने लोग हैं उनको भी हो सकती है गाइडेंस। लाजमी नहीं है कि ये गाइडेंस टैक्स पेयर को चाहिए, उनके अपने लोग इतने नालायक हैं कि उनको नहीं पता, ठीक है। सारे लोग नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी अंदर। उसके बाद सर्कुलर लेटर्स, ये काबिल लोग करते हैं। एफबीआर के साथ वो कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? एफबीआर को का अंदर का एक ऑफिसर है,
असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो किसी के ऊपर कुछ टैक्स लगाना चाह रहा है या कुछ और उसके साथ उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इससे पहले कि एक्शन लूँ, वो एक्शन कहीं गलत ना ले लूँ, तो मैं अपने इंटरनल डिपार्टमेंट से, इंटरनल विंग से कुछ हेल्प ले लूँ कि वो मुझे असिस्ट कर दें, मुझे हेल्प कर दें, गाइड कर दें। तो वो अपने डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखेगा, सर्कुलर लेटर, ठीक है, जिसके अंदर वो क्लैरिफिकेशन या हेल्प मांगेगा किससे, किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अपने डिपार्टमेंट से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो सर्कुलर लेटर्स होंगे ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। किस वक्त? जब आपका, अब कह लीजिए कि एफबीआर ने, के अंदर के बंदे ने किसी बंदे के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे में भाई आप लोग को वैसे प्रायर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, वाले आरिफ साहब से डिस्कस करके या कुछ भी ये। आरिफ साहब से काफी देर से वेट कर रहा हूं मैं। यू हैव टू टेक दिस इन द मॉर्निंग, एज यू नो टुडे वी हैव एन ओरिएंटेशन। एनीवेज मैनेज इट, लेकिन ऑनवर्ड ये चीज ना हो, ठीक है, देखिए क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा सर, आपका नोटिफिकेशन ये कैसे आते हैं? आपके एसआरओज आते हैं। क्या आते हैं? आपके एसआरओज होते हैं, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट टू लॉ होते हैं जी। हेल्प है, गाइडेंस है डिपार्टमेंट के नहीं नहीं मैंने सर अभी बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग की बात नहीं की, ठीक है। अभी अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो बाइंडिंग नहीं होता है, ये तो समझो कि उसके इंटरनल अपने अंदर के बंदे की बात है, ठीक है। हाँ जी, अभी सर इसकी बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग पे ना जाए, सेक्शन 213 भी है, 14 भी है, 207 भी है, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों को तो हो सकता है कि वो कह रहे होंगे यार ये पता नहीं क्या चीजें बढ़ाने लग गया, खलाई मखलूकें आ गई हैं, ठीक है, लेकिन ना चाहते हुए चीजें बढ़ानी है आपको मैंने, ठीक है, ताकि कल को जिन लोगों ने इसको एज अ प्रैक्टिस लेके चलना है, जिन लोगों ने वैसे इसको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, वो तो आई हैं, बाकी लोग जितना उनको बाकी रेलिवेंट चीजों की उनको भी मिलेंगी, लेकिन मेरे लिए तो सारे लोग ही मुकीम है, मुकद्दम है। लास्टली आपके कोर्स के डिसीजंस, ये भी डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉ हर सिनेरियो को, हर फैक्ट को नहीं कवर कर सकता, फिर उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? आपके कोर्स के डिसीजंस की पड़ती है, ठीक है। तो जो आपके डिफरेंट किस्म के पीटीडीज हैं, क्या है? पीटीडीज है, पाकिस्तान टैक्स डिसीजंस हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके साथ ऑर्डिनेंस को समझेंगे, एसआरओ, सर्कुलर, सर्कुलर लेटर्स आपको वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी इंटरनल चीजें तो कभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, ये तो इंटरनल की चीजें हैं। सर्कुलर लेटर्स और आपके सॉरी सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन ये एफबीआर की वेबसाइट पे मिलेंगे, लेकिन कभी भी वो सर्कुलर लेटर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। और लास्टली जो कोर्ट से डिसीजन है वो भी एफबीआर की वेबसाइट पे नहीं होंगे, वो कोर्ट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं जहाँ जरूरी होंगे, मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा या आपको बता भी दूंगा कि यार फलां चीज के लिए, गिफ्ट के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, ये लिख लो अपने पास, ठीक है, तो कभी आपको वो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो सर अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद अगली क्लास में एक दफा दोबारा बता दूंगा लास्टली, ठीक है, कि आपका सर कभी भी आप लोगों ने मुझसे ऑर्डिनेंस नहीं मांगना, आपने खुद डाउनलोड करना है। कभी भी किसी ऑर्डिनेंस ना मुझसे मांगना ना किसी और से मांगना है। हर साल आप ऑर्डिनेंस क्या करेंगे? खुद डाउनलोड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? एफबीआर की अगेन वेबसाइट fbr.gov.pk, इस पे आप जब लैंड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद सर हाफिज हसन साहब या सईद समार अली साहब ऐसा करें काइंडली, आप लोग अपना फोन की वॉइस तेज कर सकते हैं, अगर मेरी आवाज कम है आप स्पीकर लगा सकते हैं एक्सटर्नल, आप हेडफोन का वॉल्यूम तेज कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आके सर ये आपका आ रहा है ऑर्डिनेंस, क्या आ रहा है? ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है आपका ऑर्डिनेंस का हेडिंग है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज वाजह होगी कि यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस आ रहा है 30 जून 2024 का, ये समझो कि यहाँ पे जब लिखा हुआ है 30 जून 2024, मेरे दोस्तों इसका मतलब ये है टैक्स ईयर 2025। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले ये बताया कि जून में आपका जब एक साल खत्म हो रहा होगा तो उससे अगले साल का जो टैक्स लगाने हैं वो जून में बता दिए जाएंगे, जून में, जो अगले जुलाई से एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। तभी वो कोशिश करते हैं कि 30 जून से पहले पहले आपका वो अप्रूव भी कर दिया था फाइनेंस एक्ट को, ठीक है, ताकि 1 जुलाई से उसकी एप्लीकेशन हो जाए। कभी हिस्ट्री में ऐसा शायद कभी हुआ, मेरे इल्म में ना हो, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि आपका वो फाइनेंस एक्ट आगे चला जाए, ठीक है, आगे से 29 30 जून तक अप्रूव ही ना हो, अप्रूव हो जाता है, ठीक है।
जब सर आपका वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बताता हूँ ना मेरे दोस्त साहब, मुझे टाइम देंगे तो बताऊंगा ना, और आपने पहले पढ़ना है फिर अलग बात है। सर इसमें ये जो 30 जून 2024 में आया, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा कानून है जो टैक्स ईयर 2025 के लिए। अच्छा, टैक्स ईयर 25 की अगर हम बात करें तो टैक्स ईयर 25 कब स्टार्ट होता है, सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो टैक्स ईयर होता है ना, स्टार्ट होता है जुलाई से। अभी मैं इधर एक्स लिख रहा हूँ, 1 जुलाई। काइंडली ये क्या ऊपर क्या, काइंडली बंद कर दे। कहाँ से, बैठ से आ रही है, इधर से ही है। अच्छा, अच्छा जी, 1 जुलाई एक्स लिख रहा हूँ, 2023 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अगले साल 30 जून 2022 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स का मतलब है कि अगर 23 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 होगा। और यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा। कानून ये कहता है 74(1) ये कहता है कि जून के साथ, ये 30 जून के साथ अगर 25 लगा हुआ है ना, तो ये टैक्स ईयर कौन सा है, नहीं नहीं 25 25। सर एक बात समझे, 30 जून के साथ आप खुद से फनकार हो गए भाई बहुत ज्यादा। और यहाँ पे 24 लगाओ, 25 लगाता हूँ, जून के साथ वो कहता है क्या लगा हुआ है, मैंने कहा 25। उसने कहा ये टैक्स ईयर 2025 है। ये कौन सा है, 25 है। जून के साथ क्या चीज लगी हुई है, क्या मतलब है सर, स्टार्ट तो हुआ 1 जुलाई 2024 से, एंड कहाँ पे हुआ, 30 जून 2025 पे। आपने 25 को नहीं देखना, आपने मतलब पहले 25 को नहीं देखना। कोई बात पूछे कौन सा टैक्स ईयर, इसको लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 24 25। कानूनन ये कहना गलत है। क्यों कहना गलत है, 74(1) ये कहता है कि जून के साथ जो कैलेंडर ईयर अटैच होगा वो वाला ये टैक्स ईयर माना जाएगा। ये नहीं कि अगर जून के साथ 30 जून के साथ 24 लगा हुआ तो ये टैक्स ईयर कौन सा, जैसे अभी खत्म हुआ तो हमने इसको टैक्स ईयर 2024 का, इसको अगर कोई कहता है 23 24, लीगली गलत है। लेकिन मार्केट में इवन एफबीआर की अपनी वेबसाइट के ऊपर, फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट के ऊपर आपको 23 24 नजर आएगा, 24 25 भी नजर आएगा। लेकिन अगर हम सेक्शन 74(1) को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे वो गलत कह रहे हैं, या फिर कानून में गलती है या उनमें गलती है, ठीक है। लेकिन हम फिर कानून को सुपीरियर रखते हुए हम इसको मानेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो सर यहाँ पे अब ये वाला टॉप वाला हम खोलेंगे, ये टैक्स ईयर कौन सा है, 25 वाला। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो पड़ा हुआ है ये क्या कौन सा है, 24 वाला। लेकिन ये भाई साहब ने अचानक से कहा भाई आपका नाम क्या है, जोए भाई ने कहा सर ये दरमियान में फिर क्या चीज, क्या बला आ गई। ये सर इस वक्त बैठे हुए एफबीआर का दिल किया, कुछ नए टैक्स लगा रहे हैं जो इस वॉल्यूम के अंदर, ये भी एक पूरी बुक है, इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट इन टाइम पे आके 4 मई 2024 पे कुछ नए टैक्सेस, कुछ नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिनी बजट आ गया दरमियान में, चलते चलते अचानक से मिनी बजट आ गया। तो ये दरमियान में अगर आपको कोई फाइल नजर आए, जैसे ये नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये क्या पड़ा हुआ है, आपका मिनी बजट पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट ये पूरे नजर आएंगे, लेकिन इसके अंदर वो चंद पॉइंट्स इन टाइम ये जो रेड में होंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये सारे पॉइंट्स, इसके अंदर जो जो चीजें चेंज हुई है ना पिछले कानून से, जो पीछे बुक पड़ी हुई है वो रेड में लिखी हुई होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। खैर अभी मैं नहीं खोल के बता रहा। इसका मतलब ये है कि ये फिर मिनी बजट आया हुआ है कोई, ठीक है। लाजमी नहीं है मिनी बजट आपके अखबारों में नहीं आया, आपके न्यूज़पेपर में नहीं आया, हो सकता है कि मीडिया इतना कंट्रोल था कि आपको पता भी नहीं चला। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे कुछ टैक्सेस लगाए गए, कुछ नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो इसका मतलब ये है कि इस वॉल्यूम को आप यहाँ तक यूज करेंगे, 4 अगर ये मई है तो आप 3 मई तक यूज करेंगे। उसके बाद आपके 3 मई के बाद ये वाला वॉल्यूम नीचे वाला खत्म हो जाएगा, फिर आपका कौन सा वॉल्यूम यूज होगा, आपका ये वॉल्यूम आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कब से, 1 जुलाई से, कब से, 1 जुलाई 2024 से। और इसको आप यूज करते जाएंगे कहाँ तक, यहाँ पे तो ये नया आ जाता है, इससे एक दिन पहले तक वो क्या होगा, 3 5 24, यहाँ तक आप इसको यूज करेंगे। उसके बाद फिर इस बुक को आपने नहीं ओपन करना, आपने इसे अगली बुक ओपन करनी है, ठीक है। और फिर इस बुक को कब तक यूज करना है, इस डेट तक, ठीक है, इसको। फिर इसके बाद ऊपर वाली को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कभी भी ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना हुआ
तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपके लिए एप्लीकेबल है आप क्लिक करेंगे। सारी ऑर्डिनेंस आपके सामने हाजिर है। आप क्या करें, यहाँ पे ये 801 पेजेस का है, तो इसको आप क्या करें, यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, खैर काफी हद तक थ्योरी की बातें होगी, ये तो हमारा एक कानून जो हम देखेंगे। अब मैं जी भाई, तो पीछे आपने कहा कि इसको हमने यूज करना है 3 मई हम्म 2024 तक, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बुक लेंगे। अब नेक्स्ट बुक तो आएगी जब उन्होंने अप्रूव करना है, जब जून में बजट आएगा। हाँ कर दिया। तो उस दौरान कौन सा हमने कौन सी बुक यूज तो करेंगे? भाई ये वाली यूज करेंगे ना। तो आप कह रहे हैं कि हाँ आपने कहा तीन 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 तक जब 400 नया एप्लीकेबल अमेंडमेंट आ गई, एक नया कानून आ गया हमारे पास, तो हम उसको यूज करेंगे। कन्फ्यूजन बताएं। अप टू लिखा हुआ है, अप टू 4 5। उसने कहा कि यहाँ तक ये तब्दीलियां जो है ना, आप अप टू को वो लफ्जों को छोड़ दें। वो कह रहा है कि यहाँ से जो नई बुक यूज होनी है इस तरीके से वो ये वाली है। ठीक है, उसको लफ्जों को बस ना समझे, आप कंसेप्ट लें कि यहाँ पे हमारी जो नई बुक यूज होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, ये उन लोग के लिए जिन्होंने कानून को पढ़ना है, जिनको समझना है। ये हर सारे बंदे शायद इसमें शामिल ना हो। ठीक है, लेकिन हमने बाकी लोग का ख्याल रखना है। अब बाकी लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली बातें कर लेते हैं, लीगली थोड़ी बातें की, अभी वो भी पूरी नहीं की, वरना तो हम भले 5 घंटे लगे रहे तो खत्म ही नहीं होगी। सर हमारा जो मेन वेबसाइट है पोर्टल की, वो आप लोग सारे लोग जानते हैं, वो कौन सी है, irs.fbr है। ठीक है, वेबसाइट है। आयरस कई लोग कहते हैं कि फलां चीज का एब्रीवेशन है, फलां चीज का एब्रीवेशन है। आयरस किस चीज का एब्रीवेशन नहीं है। ठीक है, एफबीआर खुद कहता है कि किस चीज का एब्रीवेशन नहीं है। वो कहता है इसका मतलब होता है फूल। एफबीआर की अगर आप वो वेबसाइट को थोड़ा खंगालेंगे आपको समझ लग जाएगी। कहता है किसी का एब्रीवेशन नहीं, इसका मतलब क्या होता है, फूल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, हम सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, हम रिफंड की एप्लीकेशन भी डालेंगे। ठीक है, हमें नोटिस इनकम टैक्स के सारे इस पोर्टल के ऊपर आएंगे। ठीक है, हमने जो ऑनलाइन रिप्लाई फाइल करने होंगे इस पोर्टल पे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बताता चलो कि हमने सबसे पहले, अब एफबीआर, हमने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना तो हमारे पास व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए। अब एफबीआर के साथ रिटर्न हमने भेजना है तो हमें सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर अपने आप को क्या करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, जब हम रजिस्टर्ड करवाएंगे, जैसे हमारा फेसबुक पे अकाउंट बन जाता है, तो इस तरह इनके आईआरएस वेब पोर्टल पे हमारा एक अकाउंट बन जाएगा। जब हमारा अकाउंट बन जाएगा तो याद रखिएगा कि हम कहते हैं कि हमें क्या बन गया, हमें क्या अलॉट हो गया, एनटीएन सेक्शन 181 सब सेक्शन 4 के तहत 2015 के बाद आपका CNIC नंबर ही आपका एनटीएन है। आपका CNIC नंबर ही आपका एनटीएन है। अगेन जो मैं बातें करूंगा आपको लॉ के साथ रेफर करके बताता चलूंगा। ये कहाँ पे 2015 वाली बात और ये कहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे आपके 181(4) के अंदर लिखी है। यहीं पे ये बात ज़हन नशीन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 114(1) बताता है रिटर्न किसने फाइल करना है। 114(1) बताता है किसने रिटर्न फाइल करना है। ठीक, जिसने भी रिटर्न फाइल करना है, हर बंदा अपने फायदे के लिए रिटर्न फाइल करता है। फायदे से क्या मुराद है, पाकिस्तान में कोई रिटर्न नहीं है। अब कोई रिटर्न नहीं है ऐसे क्या मुराद है, सर आपने इंस्टीट्यूट को फीस पे की है, आप उनसे रिटर्न मांगते हैं। क्या रिटर्न मांगते हैं, उनसे लेक्चर मांगते हैं। फीस दे के बदले में क्या मांगते हैं, लेक्चर मांगते हैं। ठीक है, इन द मीन वाइल हम गवर्नमेंट को फीस वो टैक्सेस दे के हम उनसे क्या मांगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी मांगते हैं। ये हम रिटर्न मांग रहे हैं उनसे, समझो। यानी कि हमें वो पैसे दिए के लिए हमें क्या चाहिए, हम उनसे अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी मांगते हैं, हम उनसे अच्छे हॉस्पिटल्स मांगते हैं, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें पाकिस्तान में कितनी मिलती हैं कितनी नहीं मिलती, वो मुझे भी शायद नहीं पता, आप लोगों को मेरे ज़्यादा पता है। ठीक है, यानी कि रिटर्न कितना है और कितना नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप कनाडा में यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, या इवन यूएस की बात करें, अगर आप अनएम्प्लॉयड घर बैठे हुए हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। खुदा ना खासा आप किसी वजह से डिसेबल हो जाते हैं तो आपको डिसेबिलिटी के अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, कोई खातून है वो अगर फर्ज करें कि वो छुट्टियों पे है, मेटर्निटी लीव्स हैं, ठीक है, तो उनको पैसे मिलते हैं। तो वहां पे तो रिटर्न हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कंसेप्ट है डिक्लेरेशन का। किसका है, डिक्लेरेशन का। आप पोर्टल भी खोलेंगे तो वहां पे रिटर्न नहीं नजर आएगा, कानून में रिटर्न का जिक्र है, तो वहां पे क्या नजर आएगा, डिक्लेरेशन। हमने कहा ये क्या बुला है, उन्होंने कहा कि सिर्फ चीजों को डिक्लेयर करना। हमने कहा डिक्लेयर करने से क्या मतलब, उसने कहा हमें बस बता तो आपने कमाया क्या पूरे साल में, टैक्स कितना जमा करवाया। आप अगर कोई टैक्स बनता है तो हम आपको बता देंगे, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं। ये क्या है, डिक्लेरेशन है। यानी कि
रिटर्न का तो फिर नाम ही है, लेकिन हम जो फाइल करते हैं हम उसको रिटर्न कहते हैं, लेकिन रिटर्न का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सेक्शन 114 एक ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, कुछ लोगों को पाबंद किया कि वो लोग रिटर्न फाइल करेंगे। इसमें से मैं मोटे मोटे बताता हूँ, हर कंपनी फाइल करेगी। एक ऐसा बंदा जो बिजनेस करता है 3 से 4 लाख रुपया कमाता है वो भी रिटर्न फाइल करेगा, कोई एनजीओ है वो फाइल करेगी, कोई डॉक्टर है वो भी रिटर्न फाइल करेगा, कोई इंजीनियर है वो भी रिटर्न फाइल करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी फाइल करेगा, लॉयर है वो भी फाइल करेगा, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है वो भी फाइल करेगा, ठीक है। उसके बाद किसी के पास इमोर प्रॉपर्टी है, गाड़ी है 1000 सीसी से, आई बिलीव के 1300 सीसी से ऊपर है। एक लिस्ट है, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम मिले। जिन लोगों ने पढ़ना होगा, जो वोकला है कानूनदान है वो देख लेंगे, जो बाकी लोग हैं वो भी, मैं ये नहीं कहता नहीं देखेंगे, वो भी देख सकते हैं। अब फर्ज करें 114 सेक्शन को सर हम देखना चाहते हैं, हम कैसे देखेंगे? सर आप तो 114 बता के साइड पे हो गया, तो क्या तरीका कार है? सर ये आपके सामने कानून है, ठीक है। मैं इस लाइन को एक दफा हटा देता हूँ। अगर आपने फर्ज करें सेक्शन 181 पढ़ना है ना, तो कंट्रोल एफ करना है, आपने कंट्रोल एफ करना है। जब कंट्रोल एफ करेंगे आपने अपने उस रीडर पे, उस अडोब रीडर होगा या कोई भी होगा, अगेन लैपटॉप का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और मोबाइल जो है ना वो नहीं। ऑनलाइन में आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी सर, उसमें आपके सामने ये कानून मैंने खोल दिया। जब ये लॉ ओपन किया तो यहाँ पे मुझे 181 सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, या 114 पढ़ना है। चलो 114 खोल लेते हैं। आपने क्या करना है, जब सेक्शन की बात होगी तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोलना है। अभी रूल्स मैंने ओपन नहीं किया, रूल्स अगली क्लास में खोलूंगा तो ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मुझे 114 डैश फुल स्टॉप करना है। आप पहले मेन सेक्शन ढूंढेंगे, सब सेक्शन वहां पे साथ लिखे होंगे। ये नहीं कि आप यहाँ लिखना सब सेक्शन फलाना और फलाना, वो नहीं होता, ठीक है। आपको मेन सेक्शन पे पहुंचना होता है। मेन सेक्शन में चले गया तो सबसे पहले रिटर्न किसने फाइल करना है, ये डिफरेंट पॉइंट्स लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका दिल करेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल इसको नहीं हमने लेना। अब ये जब अजीब किस्म की फनकारियां लगाए सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, आपका ये लिखा हुआ नहीं है, लाइन लगा दें, ये लें जी लाइन लगा दें, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न फॉर टैक्स ईयर, ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे, नेमली फला 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 एवरी कंपनी और ये और वो। आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे जो खतरनाक पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ वो बारीक हो, वो ये है, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर क्या था, मैंने आपको कहा था 181(4) के तहत आपका सीएनएसी नंबर। क्या ये 22 से वो जो रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर साथ, इनका सीएनएसी नंबर भी इनका एनटीएन है? नहीं। एक ऐसा बंदा जो एफबीआर के पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, उसका सीएनएसी उसका एनटीएन है। बाकी लोगों का सीएनएसी उनका एनटीएन नहीं है, जो रजिस्टर्ड है उनका एनटीएन है। और मैंने अगर फर्ज करें कि कभी रजिस्टर्ड कर लिया तो आई एम सपोज टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर ईच ईयर। लेकिन फाइलिंग का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे टैक्स देना। टैक्स तो आप लोग सब देते हैं। मैं पहले भी मिसाल देता हूँ कि आप अज्यूम करें कि आप सुबह सुबह उठे हैं, अपने बेड पे हैं, तो सबसे पहले आप किसी दोस्त को कॉल करते हैं कि यार फलां वाली मेरी मीटिंग स्केड्यूल कर दो, या फलां क्लाइंट के साथ आज मैं मुलाकात करूंगा, ठीक है। आपने फोन किया है, तो उस फोन के ऊपर जब आपने कार्ड रिचार्ज किया था तो पहले ही आप एडवांस टैक्स दे चुके हैं, ठीक है। जब आप 100 रुपए का कार्ड भरवाते हैं तो 85 रुपए लोड होते हैं आपके पास, ठीक है। 15 रुपए तो वैसे ही कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, उसके अंदर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। बात करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ठीक है। आपका कोई और चीजें हैं, फेस वॉश वगैरह, ठीक है, उसके अंदर सेल टैक्स है। वो किचन में आते हैं, फर्ज करें तो आपका कुकिंग ऑयल है, डिफरेंट चीजें हैं। तो सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स, टैक्स हम कहेंगे ब्रॉडली कोई बंदा बचा हुआ नहीं, वो तो हर बंदा देता है, हर बंदा देता है। आप कभी गौर करेंगे, अगर अच्छा फ्यूल के अंदर देते हैं, फलां चीज के अंदर, फलां चीज के अंदर, टैक्स तो हर बंदा देता है। लेकिन इनकम टैक्स कब है? जब मेरी इनकम होगी, जब मेरी इनकम होगी। इनकम को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं कि मैं टैक्स देना है। लेकिन वो यहाँ पे इस 114 के इस पॉइंट के तहत, जिसको मैं कहता हूँ 114(1)(b)(7) कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि भाईजान जिस बंदे ने एनटीएन ले लिया है वो पाबंद हो गया कि हर साल रिटर्न फाइल करे, गोशवारा भरे, इनकम हो या ना हो, खाली गोशवारा भर दे। अच्छा, लोग कोई गोशवारा भरते हैं से वो उनकी जान जा रही होती है, वो भाई कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। जैसे फर्ज करें मेरे जेब में पैसे ना हो तो मैं लाजमी नहीं कि खाना खाऊं, अच्छा महंगा खाना खाऊं, मैं सस्ता खाना खा लूं जितने मेरी जेब में है। खाना खाना जरूरी है, लेकिन खाना महंगा खाना जरूरी नहीं है। रिटर्न भरना जरूरी है, रिटर्न में टैक्स देना जरूरी नहीं है। और टैक्स बनता है, इनकम है तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने किसी को गलती से रजिस्टर्ड कर दिया तो उसका रिटर्न भरना लाजमी हो गया। ठीक है, वो नहीं भरना चाहता, नहीं भर रहा, तो उसकी स्वाब दी है, उसको बाद में फिर देख लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, लेकिन इनिशियली अगर आप रजिस्टर्ड होगा तो आपको गोशवारा भरना है। कैसे भरना है उसके लिए तो खैर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए सर यानी कि फिर आप किसी बंदे को यहाँ पे ला के जल्दी से अगर उसका यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर ये जेन में रख लें कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उस बंदे को पाबंद कर दिया। किस चीज का पाबंद कर दिया है? टैक्स रिटर्न फाइल करने का हर साल। ठीक है, अब इसको अगर अकाउंट रजिस्टर करने की बात करूं तो इसके अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। बोर तो नहीं हो गया आप लोग? पक्की बात है, एक्टिव है? तारुफ ना ले लें आप लोग का, बाद में कर लें। ठीक है, अच्छा सर ये वाला जो फॉर्म है ये एक ऐसे ही है जैसे आपका एक अकाउंट भरना, जैसे आपका वो एक इंस्टा का अकाउंट बनाना, लिंक्डइन का अकाउंट बनाना। आप प्रोफेशनल, चलो लिंक्डइन की बात कर लेते हैं, तो उसका अकाउंट बनाना कुछ भी नहीं है। ये एंट्री बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्म है सर आपके सामने। CNAC नंबर लिखें, उसका बताएं जी वो क्या है, मिस्टर है, मिसेज है, क्या है वो लिखें। ठीक है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो लिखें। लेकिन नाम पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बता देता हूँ। नाम के ऊपर जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है, एक बंदे का नाम है नासिर, ID कार्ड पे नासिर। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं देयर इज समथिंग कि आपको ये जो फील्ड लगी होती है ना स्टैरिक, इसका मतलब होता है ये लाजमी भरें। अब यहाँ पे नासिर लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखूं? नासिर अली स्पेस दे देंगे, खाली छोड़ देंगे सर उधर एन ने लिखते हैं, उधर सर लिखते हैं। आपको पता है कि उसके ऊपर जब आपका एंटीएन बन के आएगा तो उसके ऊपर यही लिखा हुआ आएगा सर नासिर। डॉट लगा देंगे। डॉट लगाएंगे, डॉट भी नाम के साथ मैंने देखा क्या आ रहा होता है। खाली स्पेस ही सर दे सकते हैं। हाँ जी, मिस्टर तो दो दफा हो जाएगा, पहले तो मिस्टर पहले भी मिस्टर है, दोबारा फिर मिस्टर है, फिर नासिर है। अच्छा इस केस में ये होता है कि अगर सिंगल नेम हो तो मार्केट में दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, दो अप्रोचेज कौन से हैं? नंबर 1 अप्रोच ये है, अच्छा प्रैक्टिकली ये मैंने नहीं किया लेकिन प्रैक्टिकली मेरे 2-3 स्टूडेंट ने मुझे इस बात को वॉच किया। ठीक है, और ये भी मुझे एक स्टूडेंट ने ही, आप लोग, मैं यही कहता हूँ मुझे बनाने में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि एक तो नेटवर्किंग होती है, मैं आप लोग से सीख भी रहा होता हूँ। ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे जो मैं अप्रोच करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो ये करता होता हूँ, यहाँ पे डबल स्पेस दे देता हूँ, लास्ट में आके डबल स्पेस दे दोगे तो फॉर्म इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फॉर्म आपका सबमिट भी हो जाएगा। अगर आप ये डबल स्पेस नहीं दोगे ना तो आप पूरा फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। डबल स्पेस से मैं चला रहा था, लेकिन मेरे 2 स्टूडेंट्स ने मुझे कंफर्म किया, मैंने उनको ये क्लास में बताया तो उन्होंने ये किया, उन्होंने NASIR यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा यार इससे स्पेस आएगी दिमाग, उन्होंने कहा सर नहीं, उन्होंने बाकायदा मेरे साथ NTN उनके शेयर किए तो उनके अंदर स्पेस नहीं थी, और वो मेरे क्लास के ऐसे स्टूडेंट थे। ठीक है, तो लेकिन ये वाली प्रैक्टिकल चीज मेरी आजमाई हुई चीज है नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने मुझे शेयर की हुई चीज है। ठीक है, आगे जाके अगर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का कहीं वो इशू करते हैं तो फिर वहाँ गलत है। कहाँ पे से? आगे जाके FBR जैसे मॉडराइज हो रहा है और उसमें वो लास्ट नेम और सरनेम भी कर देता है तो उधर जाके प्रॉब्लम आएगी। नहीं वो सर वो कल की मॉडर्नाइज, ये जितने मॉडर्नाइज हैं हम इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से ये समझे कि ये कोई परेशानी है। सिंगल नेम होता है? होता है सर, होता है। मैंने वो समझे कि बड़े लोग देखे, नादरा में तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते नहीं हमें चाहिए। नहीं होता है सर, मैंने खुद नासिर अली, अच्छा मुझे नादरा का नहीं पता। हाँ जी, खैर मेल्स का आप देखेंगे आप, बल्कि आपकी क्लास में कोई सिंगल नेम वाला बंदा तो नहीं है फिजिकल में, या ऑनलाइन में कोई बंदा हो? ये बड़े स्पेशल लोग होते हैं भाई। चले सर, नहीं नहीं नाम पूरा सर आपने लिखना है। एक नाम वो अभी मैं पेशावर से आ रहा हूँ तो मैं हंस रहा था, एक बंदे ने अपना, वो कोई पेशावर से बंदा नाराज ना हो जाए, वो उसने
अली, सलमान, तैयब, फरूक, वो इतनी पूरा रिक्शे के पीछे ना एक लंबी लिस्ट लगी हुई। मैंने कहा यार कोई बंदा रहता नहीं क्या, 8-10 नाम एक पूरे, उसने मैं ख्याल अपने फैमिली के नाम लिखे हुए थे। तो नहीं वो सारे नाम तो नहीं कह रहे। अच्छा फर्ज कर नाम बताएं जी। सर इसमें 4 वर्ड हैं, 2 यहाँ पे लिख दो, आपके 6 भी हैं, 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, फर्स्ट नेम में, 2 आपके मिडिल में लिख दो, 2 लास्ट में लिख दो। इससे लंबा तो किसी का नाम नहीं हो सकता ना, 6 लफ्ज ज्यादा है, ये इससे भी लंबा हो सकता है, तो फिर इससे लंबा हो सकता है 3-3 लिख दो। आप शरारती हो गए अब। हाँ जी यार, ये देखिएगा बाद में कोई कुट ना पड़ रही हो, ठीक है। मैंने शहबाज सिंगल ऐड किया था फर्स्ट नेम में, शहबाज नेम में हो गया, ठीक, फर्स्ट नेम में। अच्छा लो जी, एक और साहब मुबारक अली साहब कह रहे हैं कि बंदे का नाम था शहबाज, ठीक है। कहते हैं कि मैंने क्या किया, एक जगह पे शाह लिखा और एक जगह पे बाज लिखा, ठीक है, तो ये शहबाज बुरा हो गया, ठीक है। तो नेम बताते बताते, अच्छा गोवा आ जाएगा, वो एक मिसाल देने लग गया, वो मूवी बताने लग गया, ठीक है। तो सर ये जो है यहाँ पे फिर वो आपकी प्रैक्टिकली मैंने वाउच कर दिया, वही नाम तोड़ के लिखने वाला कि मैंने वो तोड़ के लिखा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो नाम के ऊपर आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर ये कुछ भी नहीं आपने, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि दोबारा उन्होंने रिस्टोर कर दिया है, क्योंकि कल मैंने कोई एनटीएन नहीं रजिस्टर्ड किया, ठीक है। वैसे अब ये तो मैं चीजें एनटीएन वगैरह देख भी नहीं रहा होता, मैं तो मैं लिटिगेशन देख रहा होता हूँ। तो ये पहले सीएनएससी के पे ऊपर नाम नंबर नहीं भी होता था ना तो रजिस्टर्ड हो जाता था, अब उसने कहा सर नहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। कल मुझे किसी स्टूडेंट ने वाउच किया कि आपकी सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो फिर यहाँ पे कोड आएगा, वरना वो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। हाँ जी हाँ, तो ये अभी ये कल की बात मैं सुन रहा हूँ, पहले तो ये होता था कि मैं फर्ज करें मेरे पास कोई आता था ना क्लाइंट है, तो मैंने अपने स्टाफ को एक सिम दी हुई है स्पेशल, मैं कहता हूँ क्लाइंट से उसका मोबाइल भी ले लो, ईमेल भी ले लो, और आप, हमने एक ईमेल अपना बनाया हुआ कि एक ईमेल और मोबाइल नंबर, हम अपना ईमेल और मोबाइल नंबर लिख के उसको रजिस्टर्ड करके उसकी प्रोफाइल में जाकर उसका नाम और ईमेल अपडेट कर देते हैं। वो क्यों, ये जब उसको हम मैसेज करते हो कहता है यार मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर बाद में करना, ठीक है। कभी वो कहेगा यार सर वो मुझे मैसेज का कोड नहीं आ रहा, तो हम अपने मोबाइल पे कोड लेके उसका एनटीएन बना के प्रोफाइल के अंदर जाके चेंज करना, आपको बता दूंगा, हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोबारा हो गया तो फिर हमें उसको फोन करके लाइन पे लेना पड़ेगा, सर कोड आया भेजिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्योंकि मोबाइल और ईमेल दोनों पे कोड जाता है, ठीक है, तो बना लो, तो कोई मसला नहीं, बना लो, इसके बगैर पोर्टल नहीं सबमिट हो सकता अगर आपका ईमेल है ही नहीं, ठीक है। नहीं वो रेफरेंस नंबर के तौर पे आ रहा होता है, मैं सर आपको कानून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंस नंबर ऐसे आ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, 8 डिजिट का आ रहा है, ट्रू। लेकिन मैंने आपको जो रेफरेंस दिया उसको भी जाके देख लें। आप ये समझो कि कानून छाड़ के भी कुछ चीजें इधर उधर ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन हम लीगली कानून की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एनटीएन अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे पहले होता था कोई भी रेलेवेंट नंबर आप देते थे, हाँ जी, मेरा नंबर पहले किसी ने दे दिया मुझे नहीं मालूम, तो सर अब मैंने अपना एनटीएन बनाना है तो मुझे नई सिम लेनी पड़ेगी या उसके लिए सर? अच्छा अनफॉर्चुनेटली यही मेरे क्लाइंट का इशू था, जो आप कह रहे हैं कि उनका नंबर पहले किसी ने यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कानून में कोई ऐसा तरीकेकार नहीं और एफबीआई ने कोई ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो ऐसा होना कि हम उनको कंप्लेन करें कि ये मेरा नंबर है, ये पता नहीं किसने यूज कर लिया, आप उसके वो प्रोफाइल से निकाल दें। अच्छा वो नहीं निकाल रहे, ठीक है, वो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है उनके पास, तो आपको कोई नया नंबर यूज करना पड़ेगा ना चाहते हुए, ठीक है। यानी कि अगर आपका नंबर किसी और ने यूज कर लिया है तो, ठीक है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म हम उसको सर्च कर लें, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। सर इसमें नाम की एक इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्यों, एड्रेस में सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिटी। अच्छा सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है सर, एक होता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, फर्ज करें कि मैं इधर इस्लामाबाद में यहाँ पे ब्लू एरिया में खड़ा हूँ, मैं इसकी मिसाल दूंगा कि नीचे से एक बाइक हमारे स्टूडेंट की पुलिस वाले उठा के ले गए। अच्छा वो पुलिस वाले उठा के ले गया तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा ये कोसार वाले लेके गए होंगे या वो लेके गए होंगे आपारा वाले, तो हमने कहा कि पता करें कि ज्यूरिसडिक्शन किस थाने की बनती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बनती है वो किसकी बनती है, ये आपारा की बनती है, ठीक है, और सेवर के पास मेरा ख्याल है कोसार वालों की बनती है। तो ये नहीं कि उन्होंने फिर कहा कि यहाँ तक कोई इंसिडेंट होगा तो फलां थाना होगा, यहाँ तक होगा तो फलां होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे सिटी लिखते हैं
तो FBI ने बनाए हुए हैं RTOs। क्या बनाए हुए हैं? RTOs, ठीक है, LTOs, और वो फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर एड्रेस में इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं हूँ फर्ज करे कराची से, ठीक है, तो मेरा जब मैं एड्रेस इस्लामाबाद का लिखूंगा तो मेरा जो RTO बनेगा वो क्या बनेगा? इस्लामाबाद बनेगा, कराची नहीं बनेगा। और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, कराची का एड्रेस दे दूंगा तो मेरा RTO कौन सा बनेगा? कराची में। इसका मतलब ये कि कल को अगर मुझे नोटिस आएगा तो कहाँ से आएगा? कराची से आएगा। कराची का RTO है तो मुझे कराची के RTO को रिस्पॉन्ड करना होगा। तो हम फिर ID कार्ड का एड्रेस देना जरूरी नहीं है। हम ये समझाते होते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपने जहाँ पे बंदा रिजाइड है या उसका इरादा है वहाँ का एंटीएन दें, ठीक है। उसको कहें कि सर ये आपका RTO बनता है, लाजमी नहीं है नोटिस आए, आ भी सकता है, तो आपका कौन सा एड्रेस दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम इसको देख रहे होंगे। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं वहाँ पे वो जब रजिस्ट्रेशन आपको कंफर्मेशन भेजता है तो वो लेता है जो आपका ID कार्ड का नंबर, वो नहीं सर, मेरे साथ में एड्रेस वो लेता है, एड्रेस को लिया, लेकिन सर आपका RTO इस एड्रेस की बेस पे होगा, सही, लेकिन वहाँ पे वो लेता है। नहीं सर, मैं आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। RTO आपका वो होगा जो आपने यहाँ पे सिटी लिखा था, मैं आपको चेक करवा दूंगा, अभी नहीं अगली क्लास में आपको चेक करवा दूंगा। आपका जो फॉर्म आपने सबमिट किया था हम वो भी खोल के आपको दिखा देंगे कि उस पर आपने एड्रेस क्या लिखा था, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। उसकी बेस पे जो आपका RTO अलॉट हुआ मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। हाँ, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आपका वो जो ID कार्ड वाला एड्रेस है वो भी उठा लेते हैं, आपकी प्रोफाइल के अंदर वो एड्रेस आ रहा होता है, मेरा भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बाद में एड्रेस चेंज करने से आपका RTO चेंज नहीं होता, ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अभी पोर्टल के ऊपर उन्होंने लगा तो दिया है जुरिडिक्शन चेंज का, लेकिन मैं अभी उस पर मुतमिन नहीं हूँ कि उसके ऊपर कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक आप उनको कुछ लेन देन नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ फैक्ट। लेकिन उसका लीगल तरीकाकार क्या होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा, और आपने दूसरा तरीकाकार अपनाना होगा, वो आपकी मर्जी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल आप सर रेंट वाला डाल सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वो चेंज कर लेते हैं तो उनका RTO चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, नहीं होगा, उसके लिए वो एप्लीकेशन देगा। हाँ वो एप्लीकेशन देगा और लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये सिटी देना बड़ा ध्यान से देना। इसका फॉल्ट है ना कि वो करना चाहिए, कोई हर कोई तो अपने घर में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है मसला, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी बात इल्म में हो। जब आप NTN बनाएं तो आपको पता हो कि यार मेरा RTO कौन सा बनना है। हाँ जी, RTO चेंज हो जाता है, हो सकता है, हमने करवाए हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने बड़ी मोटी फीसें ली है, क्योंकि ये इतना ख्वारी का काम है कि जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दें, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दें, ठीक है। फिर आप सेक्रेटरी जुरिडिक्शन के चक्कर लगा लगा के आप घिस जाएं, और एंड पे भी वो कहता है यार रिटर्न पॉइंट लेके आओ ना, मैं रिटर्न लेके जाता हूँ। उसमें देखता है कि बंदा कितना मोटी पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग पैसे डिमांड करने लग जाता है। और माशाल्लाह नेक लोग हैं, नमाज भी पढ़ते हैं सारी, आप जाके देखेंगे वो कहेंगे सेक्रेटरी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में सेक्रेटरी साहब पैसे नहीं मांगेंगे, उनका PA कहेगा सर वो ट्रांसफर जल्दी करवानी है तो पैसे लगेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो ये है कि आप टैक्स बैट्समैन में जाके कंप्लेंट कर दें उनकी, आप कह दें जी इतने टाइम से एप्लीकेशन है, ये नथी की हुई है, इतना टाइम हो गया, ये क्या है। फिर लेकिन वो समटाइम उसके ऊपर उनको बुला के खींचातानी भी करते हैं। और अगर हम चेंज नहीं कराते उसी को कोई मसला नहीं सर, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगेन ये है कि मैं जब ये चीज बता देता हूँ ना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट इसके ऊपर परेशान हो जाता है वो। हाँ जी, हाँ, लेकिन ये पॉइंट अहम पॉइंट, लीगली लॉ के साथ चलना है पॉइंट वाइज, तो उसमें ये चीज भी डिस्कस। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले रीजनल टैक्स ऑफिस RTO इमरान अशरफ साहब, हम सबसे पहले आप फिजिकल वालों के क्वेश्चन आंसर को एड्रेस करेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, जो आपके ऑनलाइन वाले हैं उनको हो सकता है आधे सवालात के वैसे ही जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा ये ऑनवर्ड भी यही मैकेनिज्म होगा, चूंकि हाइब्रिड क्लास है, तो आप लोग भले अपने मोबाइल पे देख लें कि ये मैं भी उस पर कोने पे आ रहा हूँ और ये स्क्रीन आप लोग के मोबाइल पे आ रही है, ठीक है, ये कंप्यूटर पे भी आ रही होगी, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि हम फर्स्टली एड्रेस करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई घर बैठा वो कहेगा नहीं जी मैं तो फिजिकल वाला हूँ, मुझे फौरी जवाब दें, तो हम जो सामने बैठे हुए हैं, ये जो सफर करके यहाँ पे आके बैठे हैं, इनको पहले एड्रेस करेंगे। बाद में मेरा पौना घंटा लग गया तो मैं ऑनलाइन वालों को आपको भेज के वहां बैठा हूँ, ठीक है, एड्रेस करके जाऊंगा, ठीक है। तो हम फिर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। आप लोग के जितने क्वेश्चन हो गए आपको क्वेश्चन लेके आपको भेज देंगे। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने इतना कोई आज बढ़ाना था, बस आपको एक आइडिया देना था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो इनविटेशन पे आ गए लेकिन उन्होंने अभी कोई एनरोलमेंट नहीं करवाई। अगर उनको लगता है ठीक है, वरना वैसी सीटें आपके सामने हैं वो सारी फुल है। सर आपके ये देखें, जब इनके क्वेश्चन होंगे ना तो आप बैठे रहिएगा मेरी तरफ, मैं ये नहीं कहूंगा सर आप
आपका सवाल हो गया आप जाएं, नहीं भाई इनसे भी आपने सीखना है, इनके सवालात से सीखना है। जो जाना चाहेगा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, जो बैठना चाहेगा उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप क्यों बैठे हुए हैं। मेरी तरफ से जब तक मैं खड़ा हूँ आप बैठे रहें। जी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है ठीक है, वरना लास्ट वाले भाई का सवाल लें। आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जेहन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। मैं वापस उसी फॉर्म पे मैं सर उसी फॉर्म पे वापस आ गया। ये ले मेरे दोस्त फॉर्म के ऊपर आ गए। इसमें जहाँ एड्रेस के बाद प्रॉपर्टी का एक है सर अभी मैंने इस फॉर्म को माजरत के साथ अभी मैंने फॉर्म को बढ़ाया नहीं है प्रॉपर, ठीक है। पूरा फॉर्म का मैंने गाइड करना है, ठीक है। अभी तो मैं सर आपको चंद चीजें बता रहा हूँ कि भाई देखें, सारे लोग मुझे नहीं जानते, ठीक है। जब आपको आइडिया होगा कि यार देखें, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल ये इंसान का राइट है कि बंदा देखे कि यार मुझे ये चीज सीखने को मिल रही है, फायदा है नहीं है, क्या मैं कुछ सीखूंगा नहीं सीखूंगा, मुझे क्लास ज्वाइन करनी कि नहीं करनी, अगला बंदा किस तरह डिलीवर कर रहा है, क्या वो डिलीवरी मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि आप लोग, कोई लोग अगर क्लास वैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड है, इसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैंने डिलीवर किया। अगर आपको समझ आ गया ठीक है, नहीं आई तो भाई कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा इसी तरह पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। अभी तो खैर हमने वो कर दिया कैंसिल, वो अभी क्लास खत्म कर रहे हैं। कभी कभी तो ये होता है कि आप लोग भी कहते हैं सर मजा आ रहा है पढ़ाएं, मैं 3-3 घंटे बढ़ा जाता हूँ, हर 1.5 घंटे की होती है। कई फिर उसमें क्या रहता है, सर हमने हमारी गाड़ी नीचे आ गई है, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार आप किसी की गाड़ी नीचे आ गई है, चूंकि अनाउंस हमारा 1.5 घंटा था, तो ठीक है हम दरगुजर करते हैं, अब हम बस कर देते हैं, ठीक है। वरना मेरे कोई 3 घंटे बैठता है, मैं 3 घंटे बढ़ाने को तैयार होता हूँ, लेकिन पूरी क्लास को, इंडिविजुअली नहीं। जी आपका कोई और सवाल है सर? बस ठीक था वो फॉर्म अगर यही था जी। मिड वाली रो भाई, आप लोगों का कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का? सिटी के वाले से मैं पूछना था। जी सर। मेरा आरटीओ है जेलम, जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी मेरा जो आता है नोटिस आता है, उसका रिप्लाई करने के लिए मुझे वहाँ पे करना पड़ता है। वहां पे या तो खुद जाएं या वहां पे वकील रखें, वहां पे बैठा हुआ अफसर आपको, एफबीआर के अफसर और नोटिस, वो एफबीआर में बैठा हुआ नोटिस करेगा आपको, वहां पे कोई एसी डीसी बैठा होगा वो करेगा। और यहाँ मिलना है उसको, जाके उसको एक्सप्लेन करना है, तो वहां जाना है आपने, ठीक है। आप लोग का कोई सवाल है भाई? नहीं है भाई? आप लोग का लेफ्ट साइड से बिल्कुल खामोशी, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी सर। सर आरटीओ अगर आप देखना चाहते हैं, ये लें, आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें, बाकी यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, यहाँ भी आप कंट्रोल एफ लगा सकते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस, ठीक है। फाइंड योर कंसर्न्ड ऑफिस आरटीओ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। टोटल जो पाकिस्तान के अंदर आरटीओज है ना, ये टोटल ये आ रहे हैं, ठीक है आपके जी, कितने? 37 ये है, ठीक है। कुछ कलेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आप खुद थोड़ी सी सर्च करेंगे कि भाई इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। कोई कलेक्टरेट्स हैं, ठीक है, वो 25 है, ठीक है। तो ये आप फिर देखें कि ये टोटल यहाँ पे आ रहा है। मैं फ़र्ज़ करो कि अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आई एम फ्रॉम बेसिकली उकाड़ा, तो मैंने अब जब अपना दीपालपुर से हूँ तो मैंने अपना एड्रेस दीपालपुर लिखा, ठीक है। जब दीपालपुर लिखा तो हमारे वो उकाड़ा और दीपालपुर में उस तरह से आरटीओ है ही नहीं, हमारा सही वाला आरटीओ बनता है, ठीक है, जो हमारे करीब तरीन जो नियरेस्ट एफबीआर का ऑफिस बनता है। तो मुझे जो आरटीओ अलॉट हुआ कौन सा हुआ? सही वाला अलॉट हुआ, ठीक है। एट दैट मोमेंट हमें वो बस ये जो रजिस्टर्ड कर दें आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग, नहीं बताया जाता, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड कर लिया, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये है कि अब ये जो चीज़ें हैं आपने सीखनी है, ठीक है। क्या ये गलतियां हमने नहीं करनी, ठीक है। लाजमी नहीं है कि मुझे वहां से नोटिस आ गया या आ जाएगा, यार अगर आ गया तो फिर ठीक है, तो मैं क्या वहां पे बंदा रखूं? और बंदा रखूंगा तो मेरे साथ तो वो केस पेश ही नहीं कर सकेगा, प्रेजेंट ही नहीं कर सकेगा जिस तरह से मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकता हूँ। आप वकील से इवन अच्छा केस प्रेजेंट करेंगे, और मैं ये आपको बताऊं कि मेरी क्लासेस के बाद आप इस पोजीशन पे हो जाएंगे कि आपका खुदा ना खासा केस है, आप खुद जाके डील कर सकते हैं। और इवन आप लोगों में से सारे लोग काबिल लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि आप अपनी फिर वो जो काबिलियत है उसको इस तरह से डेवलप भी करें, और आपको पता भी होना चाहिए कि यार मेरा आरटीओ और ये कुछ बला है, और किस बेस पे बनता है, वो कहाँ पे हमने सिटी मेंशन किया तो वो आरटीओ बन गया हमारा। आरटीओ चेक करने भी बताऊंगा अभी आपको। अभी तो ये समझे दिस वाज नॉट द क्लास, दिस वाज आवर जेस्चर कि हम कैसे चल रहे होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर बैठना है ठीक है, अदरवाइज मैं ऑनलाइन को एड्रेस करूंगा। लाइट एक्सपेयर ऑफिस उसको भी देख लेंगे, ठीक। ये आपने काफी लोगों को किया होगा ना पायलट, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कौन सा सही रहता है? बस जहाँ पे बंदा, मैं अगर फर्ज करें अब मेरा इरादा फ्यूचर में है इस्लामाबाद रहने का,
तो मैं या तो आरटीओ अपना चेंज करवा लूँ, ठीक है, तो या फिर उधर रहने दो मसला, लेकिन नोटिस आ गया फिर मुझे वो परेशानी होगी। तो मैं ये कहता हूँ उस बंदे को पूछ लो कि यार आरटीओ जो है ना ये चीज़ होती है, उसको थोड़ा गाइड कर दो। वो कोई बंदा उसको गाइड नहीं करेगा। ये यूट्यूब से आपको ये दोनों जो पॉइंट्स बताए हैं एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन के, सर्च करो जाके, ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं। हो सकता है हाँ किसी मेरे स्टूडेंट है मुझसे लेक्चर सुन के अगर वो बना दी कि वीडियो तो बना दी है, अदरवाइज आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है, आप सर्च कर लें। तो मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी आपको खुद एड्रेस करता जाऊंगा, ठीक है। सर मेरा करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस अगर केपी के हैं तो मैं आरटीओ पे इस्लामाबाद कैसे कर सकता हूँ? सर आपका अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं आईडी कार्ड का एड्रेस लाजमी तो नहीं है कि आप वहीं पे रहते हैं, आप यहाँ पे जॉब करते होंगे। आईडी कार्ड पे चेंज नहीं है सर कोई मसला नहीं, आईडी कार्ड का एड्रेस मैंने कहा मैंडेटरी है ही नहीं, आईडी कार्ड वो मांगते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, ठीक है। चले जी मैं ऑनलाइन वालों की तरफ जा रहा हूँ। अब ऑनलाइन वालों के क्वेश्चंस के दौरान मैं आप लोगों को एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे एड्रेस करने के बाद जब आपका कुछ सवाल होगा बाद में आप एड्रेस करूंगा, ठीक है जी। आप बता दें सर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं समझ रहा हूं कि लार्ज टैक्स पेयर का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। उसकी कैटेगराइजेशन उसने बनाई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एमटीओ, आरटीओ, एलटीओ करेंगे डिस्कस, ठीक है। ऑनलाइन में आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पे एक रिएक्ट या रिएक्शन का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगी हैंड रेज की, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेज हो जाएगा। जैसे नुमान हमीद साकवी साहब ने किया है, तो हम इस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। तो जिन लोगों के भी सवालात होंगे हैंड रेज से अगर हम चलेंगे तो हमारी क्लास की एक जो रिदम है, मोमेंटम है, वो मेंटेन रहेगा और अच्छा रहेगा। तो किसी जिसका भी सवाल हो हैंड रेज कर सकता है, कोई कदगन नहीं है जी। नुमान हमीद साकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आपकी बिल्कुल दुआएं हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये हमारा 4 मंथ का कोर्स है, तो इसको हम कंप्लीट करके अगर हम इसको कम्प्लीटली इसको एज ए प्रोफेशनल लेना चाहें तो हम इसको जो जो आप सिखाएंगे तो वो इनफ होगा कि हम इसको एज अ कैरियर कर लें? नुमान भाई आपकी एजुकेशन क्या है? सर बेसिकली मेरी एजुकेशन एमबीए मैंने किया हुआ है, एमबीए एग्जीक्यूटिव। दोस्त दवा लगा दो, ये था कि टेम्परेचर। अच्छा एमबीए, मैं एक चीज आपको बताऊं, देखें अगेन वो बात है कि मैं सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि अल्लाह के हुक्म से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई भी चीज नई हो पुरानी हो जो आपको नहीं पढ़ाई गई आप वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन इतना हो जाएगा कि आपको जो मार्केट में बैठा हुआ बंदा है ना, अल्लाह से मैं डर के कहता हूँ, अल्लाह ताला मेरा बोल बड़ा ना कर दें, कि जिसका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो आप उसको बीट करने वाले बन जाएंगे। क्यों? जब मैं आपको चंद चीजें बताऊंगा, आप किसी के साथ जो काम कर रहा है, आप किसी को फोन कर लें अभी, उसका यार वन नेम आ रहा है, क्या करूं, या आप उसको कहें कि यार ये एड्रेस का कोई रोल होता है या नहीं होता। आपको मैं प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा, ठीक है, साथ दूसरी चीजें बताऊंगा, लेकिन इनफैक्ट आपको कुछ ना कुछ एफर्ट आपकी दरकार है, चाहिए मुझे। अभी मैं फर्ज कर मैं अपनी बुक भी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने काफी अभी टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा। तो अब मैं कल को अगर रिकमेंड करता हूँ कि यार कोई ये मेरी बुक नहीं कोई और बुक पढ़ लें, ठीक है, आप बुक पढ़ते ही नहीं है भाई। जितना पढ़ाऊंगा वो तो मैं डेडिकेटेड टाइम में पढ़ा रहा हूँ, आप उससे एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे। अगर आप उससे टाइम नहीं देंगे, आप कहेंगे कि जो उसने अलिफ पढ़ाया तो मैंने अलिफ पढ़ना है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अलिफ के ऊपर पेश भी लग सकती है, नीचे जेर भी लग सकती है। तो आप डिफरेंट चीजों को खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो आपको शायद ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ इस काबिल मैं ये इस पॉलिश आपको कर दूंगा कि आपका सोचने का जाविया एस्टेब्लिश कर दूंगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जो इसको हम एज ए फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं कि जो आप इसको सिखा रहे हैं इसको हम फर्स्ट पॉइंट लेकर तो उसके बाद जो है इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एग्रीड। इंशाल्लाह आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, लेकिन आपको खुद जब चीजें सीखने को मिलेंगी आपको आइडिया होगा। आप फ्रेशर भी है ना, तो आपको ये नहीं होगा कि यार मुझे अचानक से कैसे क्या हो गया है कि मैं पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी। हाँ जो लोग टॉप के क्वेश्चन करेंगे मैं उनको भी रिस्पॉन्ड करूंगा, और वो टॉपिक के मुतालिक करेंगे। मैं टॉपिक से हट के कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। जो मैं बढ़ा रहा होता हूँ मैं वही रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है, या जो बढ़ा चुका होता हूँ उससे अगर वो पूछता है वो रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ इन द मीन वाइल अगर कोई ऐसा सवाल मेरे पास टॉपिक से एडवांस क्वेश्चन आ जाता है, वो उस बंदे की प्रैक्टिस है, 5-7 साल से काम कर रहा है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ,
और आप परेशान हो जाएं। समटाइम स्टूडेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, यार ये पता नहीं उस्ताद ने क्या चीज बता दी और उस्ताद ने क्या चीज पूछ ली, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो याद रखें वो बेचारा 7 8 10 साल का एक्सपीरियंस लगा कर मुझसे सवाल कर रहा है, तो आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर मत करें। आप ये सोचें कि आप कितना टाइम इस प्रोफेशन को दे चुके हैं और वो कितना टाइम दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन इन द मीन वाइल इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अली हमजा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बनाया एफबीआर का, तो इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नेशनल टैरिफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो जो टैक्स इम्पोज करती है ऑन इम्पोर्ट्स पे, तो ये कोर्स उसके रिलेटेड कितना इम्पोर्टेंट है और कितना रिलेटेड है उसके लिए और कितना नहीं हेल्पफुल होगा? अली हमजा, मैं उसको जो नेशनल टैरिफ जो भी आप बोल रहे हैं मैं उसको नहीं एड्रेस करने वाला, ठीक है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इनकम टैक्स होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स टैक्स होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है कुछ हद तक आपका कंपनी लॉ होगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा कुछ चीज़ें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपका ट्रेडमार्क है, वो चीज़ें होगी। हाँ, उस बॉडी को उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं एड्रेस यहाँ पे नहीं करने वाला। अगर मैं आपको यहाँ पे कह दूँ नहीं नहीं आप कर लें जी मैं कराऊंगा, मैंने बिल्कुल सर उस चीज़ को एड्रेस नहीं करना, ठीक है। जो मेरी डोमेन है मैं डोमेन में रहूंगा, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे बाकी सारे लोग भी यही सीखने आए, अगर आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो शायद हमारा प्लेटफॉर्म आपको उस तरह से हेल्प ना करे। तो चलो ये वाला कोर्स अगर आप नहीं करवा रहे, आपकी जो इंस्टीट्यूट है कोई अनदर कोर्स हो जो इसके रिलेटेड हो? नहीं सर, हम उसके मुतालिक आपको कहा वो बड़ा स्पेशलाइज है। और इंटरेस्टिंगली कि ये यू आर द फर्स्ट वन जिसने ऐसी कोई डिमांड हमसे की है, वरना हमारे पास ऐसा वो कोई आता ही नहीं है बंदा, ठीक है। हमें वो SCCP के ऊपर लोगों ने कहा जी हमें डिटेल्ड कोर्स चाहिए, हमने बना दिया। लोगों ने हमें कहा सैप के ऊपर चाहिए, हमने वो बना दिया। लोगों ने हमें कहा फर्ज करें जी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर चाहिए, हमने उसका कोर्स बना दिया। तो लोगों हमें ऑन डिमांड कहते हैं। अभी हमारे पास आई हुई है डिमांड आई हुई है कि हमें बेसिक अकाउंटिंग और इसके साथ ऑडिट और रिपोर्टिंग, यानी कि कैसा जो नॉन फाइनेंस होते हैं ना, तो उनको फाइनेंस समझना होता है, अकाउंटिंग समझनी होती है, ऑडिट समझना होता है, तो वो चाहिए होता है। तो उसके ऊपर अभी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास एग्जिस्टिंग। लेकिन सर जो अभी आपने बताया मुझे लग रहा है ये मोस्टली रिलेटेड तो है टैरिफ सर कमीशन में जो इसमें देखें टैरिफ कमीशन का, मैं अब टू बी ऑनेस्ट, देखें एक बंदा जो कहता है ना कि मुझे सब कुछ आता है वो गलत है, ठीक है। अब नेशनल टैरिफ कमीशन जो है उसका जो लॉ है वो मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, लॉ पढ़ के मैं आपको बता सकता हूँ कि उसकी इस कानून से कोई रेलिवेंस है कि नहीं है, ठीक है। अगेन अगर आप उसको देखते हैं, अगर आपको लगता है सूटेबिलिटी है यार अच्छा, अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी बनती है तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन इमीडिएटली मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अवैध साहब मैं रिमूव कर दूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। एक मैकेनिज्म है हमारा कि हम लोगों को बड़े डिसेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और खुद ब खुद अनम्यूट कर लेते हैं। जी अली हमजा साहब, आप मजीद पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? इसी 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 लिहाज में पूछ रहा था अगर आपके पास कोई और नहीं इंफॉर्मेशन सर, हो। बड़ी माजरत के साथ इसके अलावा हमारे पास जो है, हमारे पास अब यूके का टैक्स है, यूई का है, कैनेडा का इंटरनेशनल टैक्सेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पड़ा हुआ है, कंपनी सेक्टर यानी कि कंपनी वो आपकी फॉरेन कंपनियां, NGO, डिफरेंट किस्म के वो जो जितनी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बड़ी सारी चीजें जो कॉर्पोरेट लॉज के मुतालिक हैं। लेकिन अगेन जो आप स्पेसिफिक चीज देख रहे हैं आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिलेगी, आप भले गूगल कर लें, ठीक है। वो बड़ी एक स्पेसिफिक नीच है और इसके ऊपर मैंने तो आज तक वो समझे कि हमारे पास किसी ने डिमांड रेज ही नहीं की, और हमें कोई डिमांड रेज करता है हम उसके ऊपर ऐसा वर्क करना शुरू कर देते हैं कि यार इस डिमांड को हम कैसे मीट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू। जी कोई और साहब, कोई और साहिबा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? आज कोई उस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आया ही नहीं है। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मजे मजे के क्वेश्चन आते हैं। आज सारे लोग या तो डर गए हैं कि यार कोई भी नहीं है जी क्वेश्चन के लिए, या मैंने बोर कर दिया? कोई भी नहीं है जी? चलें जी, मैं साइन ऑफ करता हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग को सवाल रेज नहीं कर रहे, तो देयर इज नो अदर वे कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ, क्योंकि मैं खुद से तो अब मजीद वो कुछ नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। अनलेस के क्योंकि मैंने अभी बढ़ाना है आपको फॉर्मल क्लास, हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट जो हमारा थर्सडे आएगा फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको जो वहाँ से डिलीवर करना स्टार्ट करूँगा, समझिएगा कि वो हमारा लेक्चर 1 है।
आज जो चीज थी वो लेक्चर 1 का हमारा पार्ट, वो समझो उस तरह से नहीं है। तो चलें जी, इन द मीन वाइल आ एक्सक्यूज गए मी तो सर। जी अभी नहीं मुदस्सर भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, आप हैंड रेज कीजिए। बाकी जैसे इमरान साहब आए हैं, मुबारक अली आए हैं, आप इसी तरह से आप रिएक्शन के जरिए आए हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं मुदस्सर भाई आपको इनके बाद खुद एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, आपको उसके बाद अपॉर्चुनिटी देता हूँ। उसकी वजह यह है कि फिर ना एक हम अपना भी एक वो सिस्टम सेट करेंगे, तो कल को क्लास हमारी अच्छी चलेगी। तो चलिए, मुदस्सर भाई ने भी हैंड रेज कर दिया, वंडरफुल। तो चलिए जी, इमरान अशरफ साहब, पहला सवाल आपका, क्योंकि आपने पहले हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, मैंने मैं यही ठीक। पूछना था कि भाई कल कल क्लास होगी या नहीं, वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि कल होगी, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई नेक्स्ट थर्सडे से हम करेंगे क्लास। जी वो नेक्स्ट जो भी हमारा वो आगे बनता है, थर्सडे बनता है ना, तो नेक्स्ट थर्सडे से क्लास होनी है, ठीक है, कल नहीं है क्लास हमारी, ठीक है। सही हो गया सर। लेकिन बताया गया था ना भाई 2 दिन क्लास होगी, थर्सडे और फ्राइडे। सर ऑनवर्ड 2 दिन ही होगी, ऑनवर्ड 2 दिन ही होगी। आज जो है ना वो, कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। इनफैक्ट दूसरे नंबर पे हमें वाकई में क्यूरी रिसीव हुई है, और thirdly अब मैं इसको रिस्केड्यूल भी कर सकता था। मैंने कहा यार, एक तो स्टूडेंट ने जिन्होंने मूव करना है, ठीक है, आपके इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के आधे लोग हैं जो आपके वो, आपका इस्लामाबाद कल खाली होगा, जो लोग गाँव चले जाएंगे, क्योंकि आगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने भी इसको क्लास को कॉल ऑफ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर क्लास लेके आप लोग जाएंगे तो 8:30 हो गए। बड़े से लोग होते हैं जिन्होंने ऑफिस के फौरी बाहर निकलना होता है, टिकट करवाए हुए होते हैं, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। और उसके अलावा LMS ID कब तक प्रोवाइड कर दी जाएगी? सर आपको जब भी इंशाल्लाह पहली क्लास आपकी होगी उससे पहले या उस दिन आपको LMS की आईडी मिल जाएगी। आज की क्लास आपके यूट्यूब पे डाल के वो आपके ग्रुप में भेज देंगे। ठीक हो गया सर। और LMS ID का हमें मजीद क्या फ़ायदा होगा? मेरे दोस्त उसके ऊपर सिर्फ लेक्चर होंगे और कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जी ठीक उसके हो ऊपर गया आपके सर। लेक्चर पड़े होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक अली, मुबारक अली। चलें जी, क्वेश्चन जो बोल के गायब हो जाते हैं फिर उनको मैं एड्रेस नहीं करता। समटाइम लोग को अनम्यूट करने का वो नहीं आ रहा होता, वहां पे एक अनम्यूट का बटन होता है, आप उंगली लगाते हैं तो अनम्यूट हो जाता है, जब म्यूट अनम्यूट आ रहा होता है। जी जी मुदस्सर साहब, अब सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक अली साहब। सर मैं ना असल में आज ही मैंने ज्वाइन करना था उधर फ्लाइट। मुझे बहुत लेट बताया गया कि आज क्लास है। तो मैंने आना था खारियां से, गुजरात खारियां से। तो काइंडली मेरी बस यही गुजारिश है कि जो भी क्लास में से कोई रद्दोबदल हो या कोई हो सिस्टम, तो जो एडमिन है उनको बोले कि काइंडली वक्त पे इन्फॉर्म कर सर दिया करें। आपके ना एक तो ग्रुप में ऑनवर्ड अनाउंसमेंट डाल जाएगी, नंबर 2 पे आज क्लास मेरी लेट हुई है, आपको कभी क्लास ऐसे लेट नहीं मिलेगी। आपके जो क्लास का टाइम होगा, अगर मैं मैक्सिमम लेट हुआ तो 2 मिनट लेट होगा, इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं होगा। बल्कि इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट लेट आते हैं, मैं 15 मिनट लेट आने के ऊपर 500 रुपये जुर्माना मैं नहीं लेता। आपकी क्लास का फंड एक बनाया जाता है, उसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं फिर हम उससे समोसा और चाय खा के पार्टी करते होते हैं, ठीक है। तो ये चलें, मैं फिर सर जरूर जरूर ज्वाइन करूंगा आपको समोसा चाय ठीक है। पार्टी। तो हमारे पास लोग पेशावर से भी आ रहे होते हैं, इसलिए हमने पेशावर में अभी सेटअप स्टार्ट किया, ठीक है। हमारे पास लोग जेलम से भी आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लोग अटक से, चकवाल से। तो अगर किसी को फायदा होता है तो फिर आते हैं, वरना एक क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास में नहीं आता। लेकिन जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब लेट मैसेज कन्वे हुआ है तो इसलिए मैं नहीं आ सका। तो मेरा बस ये गुजारिश है कि इंशाल्लाह अगर ऑनवर्ड कभी चेंज नहीं आएगा। कभी ये हो सकता है कि आपके पूरे बैच में शायद एक आधी क्लास कैंसिल हो जाए ड्यू टू माय अनअवेलेबिलिटी, कभी एक जी जी क्लास या 2 क्लास ये हो सकता है, लाजमी नहीं है, ठीक है। वरना मेरा 100%, वो जब स्टूडेंट मेरे कहते हैं साजी को छुट्टी कर लिया करो, मैं क्या छुट्टी अब है नहीं, कैसे कर लूँ, ठीक है। आज वो मैं 1 घंटा लेट ना होता तो मैं घंटे से पहले ही आया था। फिर वो मेरी हालत जी ये हुई थी, मैंने कहा मैं आऊंगा तो आप लोग कहेंगे यार ये कौन आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा चलो थोड़े से बाल शाल सेट करवा लें यार, ठीक चलें, है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा मुझे लेक्चर समझ आया, सारी बातें समझ आई हैं, ठीक हुई हैं। बहुत अच्छा आपने कन्वे किया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लॉयर हैं? जी सर, मैं लॉयर हूँ। अच्छा, फिर तो आपको ज़्यादा समझ आई होगी, ठीक है। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके। थैंक अब्बास ला चैम्बर, मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर एक छोटी सी ये चीज पूछनी थी कि ये जो अभी 14 अक्टूबर तक का उनकी लास्ट डेट आई हुई है FBR की, तो इसमें अगर हम मतलब रिटर्न फाइल करना चाहेंगे तो क्या इतना तब तक हमें समझ आ चुकी होगी? नहीं, नहीं। ओके। बिल्कुल भी नहीं।
सही है, क्योंकि उस पे सर जो बात अभी आपने एक और छोटी सी बात बताई थी इस हवाले से कि अगर हमने एनटीएन एक दफा बना लिया तो हम बाउंड हैं कि हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो जी जी मेरा एनटीएन बना हुआ था 2015 में, और टिल ठीक है डेट मैंने कभी भी रिटर्न फाइल नहीं की। और ठीक है। मैं अभी मतलब इस चीज़ की तरफ जरा इंटरेस्टेड हुआ हूँ, और मैंने सोचा कि चले खुद अपने रिटर्न भी फाइल किए जाएंगे, फैमिली के भी जो होंगे इंसान कर लेता है, then फिर इस चीज़ को प्रोफेशन की तरफ लेकर आऊंगा। मैंने अभी हाँ रिसेंटली एलएलबी किया है सर। प्रोफेशन बाद में रखे आपने, हालांकि प्रोफेशन पहले होगा और आप रखेंगे। नहीं नहीं सर, प्रोफेशन डेफिनेटली इसी को रखना है सर। एलएलबी अभी मैंने रिसेंटली किया है, तो एमबीए के साथ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जी सर। ठीक हो गया तो मतलब सर भाई इंशाल्लाह। आपको बेसिकली पता है कि क्या मैंने बनाने हैं टैक्स रिजीम्स, जिसके ऊपर एडवांस टैक्स विदहोल्डिंग टैक्सेस, जब तक वो मैं नहीं बढ़ाऊंगा तब तक मैं आपके सामने रिटर्न दिखाता रहूंगा और आपको तरसाता रहूंगा, रिटर्न बनाऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा आपको दिखाऊंगा, अच्छा ये करने वाला हूँ, एक साथ मैं आपको कह दूं कल मैं हम रिटर्न बनाएंगे, फिर आऊँ मैं कहूँ यार ये दो चीजें रह गई हैं, ठीक है। तो जब तक मैं आपको मेन कंसेप्ट डिलीवर नहीं कर लूंगा ना, तो मैं आपके रिटर्न वो नहीं तैयार करूंगा। मैंने पूरे कंसेप्ट आपके वो डिलीवर करने हैं जो आपके रिटर्न के रेलिवेंट होंगे। फिर मैं जब चीजें पुट करूंगा आप मेरे साथ, आप कहेंगे सर ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और इस काबिल आप हो जाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि सारे लोग जो पढ़ने के लिए आए हैं वो खुद से एक सिलसिले पैसे पे चल पड़ेंगे कि कभी भी वो कोई रहनुमाई लेनी होगी तो वो करेंगे, यानी कि सवाल भी उनके ऐसे लगेंगे यार कुछ समझे हो, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, वो यही लगेगा अच्छा सर ये यहाँ पे मैं फिगर डाल रहा हूँ दो, तो यहाँ पे दो क्यों आ रहा है। उनके ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे, वो फिर बहुत अच्छे सवाल करेंगे जिसको पढ़ सुन के भी मजा आता है कि यार ये वाकई क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया गया। समटाइम मेरा स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करके वो कहता है कि सर ये वाली चीज है, तो फिर मैं उसके सामने लॉ में सर्च करके मैं कहता हूँ यार ये देखो यहाँ पे आ रहा है। वैसे मोस्टली जब आप मेरे से सीखेंगे मैं बढ़ाऊंगा हर चीज में आपको सेक्शन रेफर करता जाऊंगा, ये वहां पे, ये वहां पे, ये वहां पे, आप पढ़ लें। लेकिन कभी ऐसा पॉइंट इन टाइम भी आ सकता है कि मैं आपके सामने सर्च करूं, वो मुझे सेक्शन या क्लॉज याद ही नहीं है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप भी वो उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो सर ये जो एफबीआर धमकियां लगा रहा है बार बार, तो इस हवाले से लगाने इसका दो क्या कर। भाई। भाई देखो उनके पास है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जी के जी। अंदर उनके पास वो जो ईमेल और मोबाइल नंबर है ना, तो उसके ऊपर वो ठक ठक करके मैसेज भेजी जा रहे हैं, तो भेजने जी दो, भेजी जा रहे हैं। लगाने दो, ठीक है। आपको अच्छा मैं चले बल्कि ठीक। हाँ एक्सटेंशन फाइल करनी बता दूंगा अगली क्लास जी में। अच्छा बल्कि चलो मैं देखता हूँ टाइम मिलता है तो एक एक्सटेंशन की आपको बता दूं कि एक्सटेंशन कैसे फाइल होती है, तो वो आप लोग को बता दूंगा। तो जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की तो 15 दिन की एक्सटेंशन ले लें, लेकिन फिर भी 15 दिन बाद भी मैं शायद ना आपको पहुंचा पाऊँ चार सर पाँच मैं सर 9 सालों से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, 2015 में मेरा एनटीएन बना था, तो ये अच्छा इसलिए फिर। तो हाँ बस हाँ। ठीक है, जब आप इतने बड़े बदमाश पहले ही हैं तो दरअसल साहब ठीक है। सर नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर थैंक यू थैंक आपके मेथड ऑफ टीचिंग सर बहुत आउटस्टैंडिंग है सर, बड़ा इजीली समझ आ रहा है सर। सर बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ सलामत रहें सर। यू, जाकिल्ला सर जाकिल्ला। सैयद समार अली, हाँ मैं बताना अस्सलाम भूल वालेकुम गया यार, सर। मैं एड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता हूँ यार, सुबह वहां भी जाता हूँ जी सैयद अस्सलाम साहब, वालेकुम सर। सर सर। सर एक दो क्वेश्चन मेरे थे, वो मुदस्सिर भाई के क्वेश्चन से मेरे कुछ क्लियर हो गए। मेरा भी इस ठीक तरह है से था कि कोई 4-5 इयर्स पहले का वो एनटीएन बना हुआ है, लेकिन वो मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया। इस दफ़ा ठीक है। मैंने बस सोच रहा था करूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो मैंने 0-0 करके रिटर्न फाइल कर दिया था शाबाश कि। शाबाश। ये ऐसे ही है कि मैं कहता हूँ कि वो बंदा कोई वो नजर आता है ना कोई क्या कहूँ कि आग नजर आ रही है और आग में जाके बंदा सर डाल दे, ठीक है ना। ये नहीं, जो वो इसलिए मैंने किया था कि वो शायद हाँ नेक्स्ट। कोई नहीं, मैं आपको रिवीजन भी बताऊंगा, रिटर्नों को सही कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना ले। तो वो मैंने कहा जब लास्ट डेट हो रही थी वो उसके बाद एक्सटेंड हुई थी, तो मैंने कहा चलें वो फॉर द टाइम बिंग इसको 0-0 करके बस करते हैं, कोई मसला नहीं ताकि सर, बाद जब में तक कोई आपने अमेंड कर रिटर्न दे। करनी है सही मैं करवाऊंगा। थैंक यू सर। अच्छा, वो एक ठीक है। मैंने चीज़ पूछनी थी, आपकी साइट पे मैंने देखा था वो आईरेस का रेप्लिका था, वो कितनी हद तक फंक्शनल है और उससे यार कोई वो हमें। मैं सच्ची बात करूं, अगर आपके पास जाती कोई पोर्टल है तो मैं उसको रिकमेंड ही नहीं करता, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर वो हमने स्टूडेंट को नेविगेशन के लिए समझाया है, लेकिन अगेन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं एक समझाने के लिए। अब जब सेल टैक्स समझाऊंगा आपको समझ आएगी कि जब हम किसी को सेल करते हैं ना अपने कंप्यूटर में डालते हैं, परचेज हम नहीं डालते होते अपने कंप्यूटर में, वो कोई और सेल लिखता है तो हमारे कंप्यूटर में आती है। अब उस पोर्टल के ऊपर जब आप कहें जी मैंने सेल टैक्स रिटर्न सीखना है, तो अब या तो आप खुद परचेजेस भी डालें खुद सेल भी डालें। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप कहें कि परचेज कोई और डाल दें, ठीक है।
इतना तो एफबीआर तो कर सकते हैं, हम तो रियल टाइम इतना नहीं कर सकते। वो पोर्टल हमारा है, हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। उसके ऊपर यहाँ ये है कि आप फिगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ आएगी, इधर करेंगे तो ये आएगा, वो आपको ऑपरेशन आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट भी आया, कहता मैं रिटर्न सबमिट करता हूँ तो ये जो है ना वो रिटर्न वो यहाँ पे पीडीएफ में भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमने कहा भाई हम आपको वो सिखा रहे हैं कि इम्पैक्ट कैसे आता है, कि यहाँ फिगर डालते हैं तो नीचे कहाँ पे शो होती है। तो वो उसके लिए हम बिल्कुल रेप्लिका जो है आपको देंगे, सिखाएंगे भी, ठीक है। तो डिस्कस ना करने की वजह यही थी कि उसके ऊपर कभी कभी वो फॉल्ट आया था, कभी वो अभी वैसे उसके ऊपर जो हमने एक प्रॉपर ट्रेनर ऑन बोर्ड किया जो उसकी कंप्यूटेशन कर रहा है, फिगर पुट करके वो फिर रियल टाइम पोर्टल से कंपेयर करता है, यहाँ फिगर डाल रहा हूँ तो इफेक्ट प्रॉपर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका टैक्स ऊपर 10 रुपए का ऊपर नीचे आ गया, फिर फोन कर रहे हैं सर ये टैक्स क्यों नहीं मैच कर रहा। तो वहां पे हमने सिर्फ उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है, वो आप लोग के लिए है, और उसके लिए हमने कोई 10-11 लाख रुपए वगैरह दिया है। हालांकि वो थोड़े पैसे नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट के लिए वो इतने कोई पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके अंदर रियल टाइम में तो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि एफबीआर के फुल टाइम डेवलपर जब आपका जुलाई में रिटर्न रिलीज होता है उससे पहले 4 माह से बैठे हुए वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर वो आपको लिए हम प्रोवाइड भी कर देंगे। अगर आपके पास जाती या किसी क्लाइंट का लॉगिन है तो मैं आपको बताऊंगा, रिटर्न सबमिट भी कर दिए तो रिवीजन का फॉर्म खोल के आप इफेक्ट डाल सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सही ठीक है है सर, समाज जी, ठीक है सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू। इमरान अशरफ साहब। सर मैंने पूछना था भाई, ये अभी एक जो नया कंसेप्ट आया है लेट फाइलर का और रेगुलर फाइलर का, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और अगर हम अभी इस टाइम पे 14 अक्टूबर से पहले किसी बंदे को करते हैं फाइलर, तो वो उसको रेगुलर फाइलर कैसे करना है, वो या वो लेट में शो होगा? अच्छा इमरान भाई, इसके लिए नाराज आपने नहीं होना। ये चीज मैंने ना आपको एक कंसेप्ट देना है एटीएल का, एक्टिव टैक्स फाइल लिस्ट का। उसके लिए सेक्शन आपको 181B बढ़ाऊंगा, उसके लिए रूल 81B बढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उनको कनेक्ट करके एक प्रॉपर आपका जो एटीएल की पब्लिकेशन, एटीएल की अपडेशन जब बताऊंगा ना, अल्लाह के हुक्म से आप किसी बंदे को भी जिम्मेदारी से बता सकेंगे। उसमें सेक्शन 214A को रेफर करूंगा एफबीआर एक्सटेंड करने के लिए, तो उसमें सेक्शन 119 को, जिसमें आपका कोई भी टैक्स पेयर खुद से एक्सटेंशन लेना चाहता है एफबीआर से, उसको रेफर करूंगा। फिर जाके आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ऐसे कंसेप्ट हो जाएगा जैसे आपने घोल के पिया हो। लेकिन अभी बस ये बताऊंगा, अभी एफबीआर ने सेक्शन 214A के तहत आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड की हुई है 14 तक। जो 14 तक रिटर्न फाइल करेगा, वो जब 14 के एटीएल आएगा उसमें वो एटीएल वो होगा, क्या होगा, एक्टिव फाइलर होगा। अगर 14 के बाद वो रिटर्न फाइल करेगा तो लेट फाइलर में आएगा। लेकिन ये कंसेप्ट मैंने डिलीवर कोई नहीं किया, ये बस मैंने ऐसे घुगनियां मार दी हैं, ठीक है। वो भी सिर्फ आपको खुश करने के लिए, वरना ये चीज मैंने डिलीवर नहीं की। क्योंकि वजह ये है कि मैं वो डिलीवर कर नहीं सकता जब तक मैं आपको 45-50 मिनट या पूरा एक लेक्चर डिलीवर ना कर लूँ। क्योंकि वो कंसेप्ट ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जाम्पल्स दे दे के मैंने वो सिनेरियो बना बना के समझाना है। बात समझ रहे हैं इमरान भाई? जी सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजन कर रही है जी जी, भाई। अगर हम हुक्म। उसकी रिटर्न रिटर्न कर देते हैं, फाइलर वो बंदे को कर देते हैं, तो वो लेट फाइलर शो होगा 14 अक्टूबर के बाद या एटीएल में शो होगा? जी लेट फाइलर शो होगा, एटीएल में आएगा, लेकिन उसके नाम के साथ लिखा होगा लेट फाइलर, अगर आप 14 के बाद करेंगे तो। तो वो लेट फाइलर उसको एक्टिव करने के लिए उसका क्या प्रोसेस है? सर उसको हम फिर बताएंगे ना, अभी देखिए इमरान भाई आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं, ये चीज हमने आपको बतानी है। अभी तो मैंने आपको कहा मैंने बढ़ाया नहीं है, ठीक है। आपको अभी मैंने समझे कि मैंने कहा कि पहली क्लास हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है। जब आपको मैं बढ़ाऊंगा तो ये सारे सवाल आपके एड्रेस ना हो तो फिर बात है, आप कहें कि सर ये वाली चीज हमें तो समझ ही नहीं आई, ठीक है। या ये वाली चीज सर आपने रिटर्न फाइल करनी बता दिया, ये लेट फाइलर फाइलर आपका एक्टिव फाइलर ये आपने बताया ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि वजह जी ये है कि मैंने आपको कहा कि मैं एटीएल का मेरे दोस्त कंसेप्ट दूंगा, उसके ऊपर एक एसआरओ आया है, ये पड़ा हुआ है। 1 मिनट दे, मैं आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर दूं, स्क्रीन शेयर करके, गिव मी अ सेकंड। ये एसआरओ भी आपको बढ़ाऊंगा, किधर गया जी स्क्रीन, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाए। मैं सर जो काम करूंगा इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत से करूंगा कि आप लोग मुतमिन होंगे, लेकिन अगेन करूंगा अपनी मर्जी से एक सीक्वेंस के साथ। यहाँ पे आप जाएंगे नोटिफिकेशंस के ऊपर, इनकम टैक्स नोटिफिकेशन के ऊपर, ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, ये देखें, ये भी ड्राफ्ट भी नहीं है, ये अप्रूव भी हो गया, बस इन्होंने बेवकूफ़ों ने बस अभी ड्राफ्ट में डाला हुआ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो आपका
इसमें ये सारे पॉइंट्स आपके रेलिवेंट है। इसके लिए सेक्शन आपका 181 ये भी आपका पढ़ा जाएगा। आपकी क्लास सेक्शन जो है आपका सब रूल जो है 81B का, उसका 23 सब रूल 1 के अंदर आपका ये क्लॉज ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, ठीक है। ये सारा कितने पेज का डॉक्यूमेंट, 3 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसका कंसेप्ट आपको दूंगा तब जाके आपको सारी चीज समझ आएंगी। लेकिन इमीडिएटली ये ऐसे ही है कि बस से हवा में तीर मारने वाली बात है, ये आप खुद पढ़ने वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। और इसके अलावा ये जो आज का लेक्चर है इसकी सॉरी इसकी फाइल वो पूरी वीडियो हमें मिल सकती है? और पूरी वीडियो आपको, हाँ, पहले 2 लेक्चर्स की तो हम यूट्यूब पे चढ़ाते हैं, उसके बाद वाली जो ऑनलाइन वाले हैं आपका एक LMS होगा, पोर्टल होगा, ठीक है। जो हाइब्रिड वाले हैं उनका पोर्टल होगा, फिजिकल में आते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग भी उन्होंने ऑप्ट की होती है। हाँ, बाकी जो फिजिकल वाले हैं, बाकी जो हाइब्रिड में नहीं है वो लाइव भी ले सकते हैं, चाहे तो फिजिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। Any other person? Otherwise, I am going to sign off. Challenge, conceding no more question. Take care. Allah Hafiz. See you in the next class.